वेलकम जी, वेलकम जी, वेलकम जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल। वेलकम, वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर। मेरी जान, क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक टू दी लेजेंडरी अभय बैच क्लास 10th। आज हम लोग आ चुके हैं अपने अपने अभय बैच के पहले चैप्टर रियल नंबर्स के लेक्चर नंबर 2 के अंदर। क्या हाल चाल है। वेलकम, 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 वेलकम। क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है। वेलकम, वेलकम। अरे मैंने बोला तो था क्लास 5 बजे शुरू होगी, है बे। क्या लेट, क्या लेट। तुम्हारी चैट थोड़ी बड़ी कर लें, तुम्हारी चैट थोड़ी बड़ी कर लें। हाँ, अब दिखेंगे ना क्लियर। वेलकम, वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर। मेरी जान, रियल नंबर्स के लेक्चर नंबर 2 पे हम लोग आ चुके हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर को हम निपटा दे, स्वाहा कर दे। सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक, सारी कॉन्सेप्ट जो हैं इस चैप्टर के आज हम स्वाहा करने वाले हैं। ठीक है भैया। ओलिविया कौन है? आपकी भौजी हैं जी। भौजी कहते हैं ना, भाभी जी को भौजी कहते हैं, नहीं कहते हैं, मेरे को नहीं पता। मैंने सोचा बोल देता हूं ऐसे ही। आपकी भौजी, भौजी मतलब बीवी तो नहीं होता है, भाभी जी बोलना चाहता हूं मैं। ठीक है, हमें इतना नहीं पता है तो हमने तो बोल दिया फ्लो फ्लो में, अब तुम देख लेना। ठीक है, ठीक है, मतलब आपकी भाभी जी है। चलिए चलिए, वेलकम बैक टू दी क्लास। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। जल्दी कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए, एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। और इसी एम के साथ हम श्री गणेश करेंगे आज के इस प्यारे से, पावन से लेक्चर का। ठीक है, आज हम श्री गणेश करेंगे आज के इस प्यारे से लेक्चर का। ठीक है, ठीक है। ग्लिच हो रहा है भैया, हो जाएगा सही, कोई बात नहीं। चलिए जी, तो कल के लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। कल हमने इस चैप्टर को शुरू करा था, श्री गणेश करा था, इस चैप्टर का शुभारंभ करा था हमने। पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, इसके बारे में हमने जान पहचान करी। एचसीएफ एलसीएम निकालने का आसान तरीका क्या है वो हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा कि अगर प्राइम नंबर है तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है और एलसीएम उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। याद आ रहा है कुछ, याद आ रहा है कुछ, या एक बार रिवीजन कर ले जल्दी से, या एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं अभी तक की कहानी। हैशटैग अभी तक की कहानी। अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? हैशटैग अभी तक की कहानी। बहुत बड़ा हो गया ना, इसको भी छोटा कर लेते हैं। ए टी के इंटू के हो गया के स्क्वायर। तो अभी तक की कहानी का मतलब हो गया हैशटैग ATK²। जो बच्चे आरंभ बैच से होंगे वो समझ गए होंगे। अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा मेरी जान? सबसे पहले हमने पढ़ा कि भैया एलसीएम क्या होता है। फिर हमने पढ़ा एचसीएफ क्या होता है। क्या होता है एलसीएम, क्या होता है एचसीएफ? एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम का मतलब होता है वो सबसे छोटा नंबर, वो सबसे छोटा नंबर जो 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 दोनों से डिवाइड हो जाए। और एचसीएफ का मतलब वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। ये हमने एलसीएम और एचसीएफ पिछली क्लास में पढ़ा था। हम क्या करते हैं ना, जनरली क्लास शुरू करने से पहले एक बार पिछली क्लास का सारा रिवीजन कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं, जिससे कि आगे चीजें कनेक्ट होनी शुरू हो जाएं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा मेरी जान? इसके बाद हमने पढ़ा कि अगर दो प्राइम नंबर हैं P और Q, क्या है दोनों? ये दोनों मान लो प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर दो प्राइम नंबर्स हैं P और Q, तो प्राइम नंबर के केस में HCF जो है वो हमेशा 1 रहता है और LCM जो होता है वो दोनों प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है, P इंटू Q होता है। ठीक है, दोनों प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है। ये हमने कल वाली क्लास में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई अगर कोई नंबर है, कोई नंबर है, उसको एंड करना है 0 से, एनी नंबर टू एंड विद 0, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में मस्ट कंटेन क्या कंटेन होना चाहिए? 2 and 5 बोथ। याद आ रहा है 6 की पावर n 15 की पावर n वाले क्वेश्चन करे थे, याद आ रहा है, याद आ रहा है। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी नंबर को अगर एंड करना है 0 से तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 and 5 बोथ होने चाहिए। क्या होने चाहिए? बोथ होने चाहिए। याद आ गया, याद आ गया।
अब हम आज इस लेक्चर को, इस चैप्टर को और आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे थे भैया प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। भैया ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? अरे ये जो हम करते हैं ना, ये देखो, ये जो हम करते हैं ना, जैसे मान लो 16 है तो 16 को तोड़ते हैं हम इस तरह से करके, है ना। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो ये 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये लिखना, इसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। 16 के हमने फैक्टर्स कर दिए और वो सारे फैक्टर्स प्राइम नंबर है। देखो 2 एक प्राइम नंबर है ना, तो फैक्टराइजेशन वो भी प्राइम नंबर्स में तोड़ना, उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। इजी, नाम से समझ में आ रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब फैक्टराइजेशन जिसमें प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व हो। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टराइजेशन जिसमें प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व हो। क्लियर है? चलिए, अब एक टर्म आती है इस चैप्टर में जिसे कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बहुत इजी सी चीज है, बहुत मजाक सी चीज है, अभी तक हम यही करते हुए आ रहे हैं। बस ये है कि दुनिया वालों ने उसको एक नाम दे दिया, नाम ऐसा दे दिया इतना भयानक सा कि बच्चे सोचते हैं पता नहीं इसमें क्या हो रहा है। अब मैं तुम्हें बताता हूं इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। क्या चल रहा है तुम्हारे चैट में? रैंक 1 बिल्कुल आएगी जी। देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर विद। नहीं आया ना समझ में? नहीं आया ना समझ में? मुझे भी नहीं आया, मैं बताता हूं। ये बोल रहा है कि जैसे कि मान लो 38 की बात करें, ठीक है, तो इसको कैसे तोड़ते हैं हम? 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, है ना, 19 1 जा 19। तो 38 को मैंने क्या लिख दिया? 38 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 19। ठीक है, बहुत बढ़िया। मान लो मैं बात कर रहा हूं किसकी? मान लो मैं बात कर रहा हूं 30 की। तो 2 से तोड़े 15, 3 से तोड़े 5 जा 15 और 5 से तोड़े 1 जा 5। तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5। अभी बस देखते रहो बोर्ड पे। हमने 38 को लिख दिया प्राइम फैक्टराइजेशन करके ऐसे, हमने 30 को लिख दिया प्राइम फैक्टराइजेशन करके ऐसे। ठीक है, और कोई एग्जांपल ले लें, मान लो मैं एग्जांपल ले लूं 20 या किसका ले लें, 50 का ले लें मान लो। तो ये 2 से गया 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 50 को हम क्या लिख सकते हैं? 50 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5। ध्यान से देखना, ये क्या है थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये समझा रहा हूं, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है कि हर एक कंपोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो, कैन बी रिटन फैक्टराइज। रिटन मतलब इसको हम रिटन कर सकते हैं, इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं। कैसे राइट कर सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। क्या ये एक प्राइम नंबर है? तो हमने एक कंपोजिट नंबर को प्राइम के प्रोडक्ट में लिख दिया, प्राइम के मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया। क्या ये एक प्राइम नंबर है? तो एक कंपोजिट नंबर को हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख दिया। क्या ये एक प्राइम नंबर है? तो एक कंपोजिट नंबर को हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख दिया। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कि एक कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, और ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है। ठीक है, कि हम 38 को 2 इंटू 19 ही लिख सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। 30 को हम 2 इंटू 3 इंटू 5 ही लिख सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। 50 को हम 2 इंटू 5 इंटू 5 यही लिख सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये फैक्टराइजेशन जो है ये यूनिक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर मतलब क्या भाई? 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख दो, या 3 इंटू 2 इंटू 5 लिख दो, या 5 इंटू 3 इंटू 2 लिख दो। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे मल्टीप्लीकेशन तो मतलब एक ही होता है। तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, पर रहेंगे ये तीनों ही वैल्यू, रहेंगी ये दोनों ही वैल्यू।
2 इंटू 19 लिख दो, 19 इंटू 2 लिख दो, ऑर्डर चेंज हो सकता है, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, पर रहेगा यही। तो अगर तुमसे कोई पूछ ले, वैसे तो ये आता नहीं है, पर फिर भी तुम स्कूल में जाओ, है ना, तुम्हें स्कूल में कोई बालक कहीं और से पढ़ रहा हो और वो तुमसे पूछ ले कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ी है, तो तुम कह दोगे हाँ पढ़ी है, पिछले एक लेक्चर से वही पढ़ रहे थे, पिछले एक लेक्चर में हम यही तो कर रहे थे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे, यही सब तो कर रहे थे, बस मैंने इसका कुछ नाम नहीं दिया, क्योंकि नाम देने से फालतू में भयानक हो रही है कुछ नहीं। तो अभी तक जो हम पिछले लेक्चर में कर रहे थे वही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है जी? क्लियर है जी? आगे बढ़ते हैं। बस यही था इसमें समझने का, बस यही था। कहीं पे आ जाए तुमसे पूछ ले तो तुम कहोगे हाँ जी हमें पता है, इसमें कुछ ऐसा नई चीज नहीं है। अब आता है एक और टॉपिक, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ध्यान से सुनना, आप ध्यान से सुनना। क्या हो गया ग्लिच? क्या कह रहे हो? क्या हो गया ग्लिच? क्या कह रहे हो? रुको देखने दो मुझे। सही तो चल रही है लाला? सही तो चल रही है? सही तो चल रही है? मजे लेते हो तुम मेरे से, है ना? मजे मत लिया करो यार, मजे मत लिया करो, फिर मैं चैट वैट बंद करना शुरू कर दूंगा, फिर तुम कहोगे भैया चैट ही नहीं दिख रही है भैया, हम कुछ लिखते हैं भैया वो आता ही नहीं है, फिर मैं चैट प्राइवेट कर दूंगा। ठीक है, चैट प्राइवेट कर दूंगा फिर। ठीक है, चलिए। तो रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से CBSE 1-2 नंबर में सवाल पूछता रहता है। एक ऐसा टॉपिक है जिसमें CBSE 1-2 नंबर का सवाल। तो मान लो दो नंबर्स हैं फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कौन कौन से? मान लो A एंड B, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं A और B। तो ये जो रिलेशन है वो ये है कि LCM ऑफ AB इंटू HCF ऑफ AB ये होता है इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। क्या बोला मैंने? LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये यहां पे लिखा हुआ है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इस फॉर्मूले के ऊपर, इस रिलेशन के ऊपर कई बार MCQs में सवाल आ जाता है। कैसे आ जाता है? एक MCQ मैंने आपके लिए बनाया है, उस MCQ को मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, है ना। यहां पे मैं पोल भी डालता हूं जिससे कि आप पोल में MCQ का आंसर भी दे पाए। ठीक है जी? ठीक है जी? चलिए मैं आपको यहां पे पोल डाल दूंगा। आपके सामने एक MCQ आ चुका है, मैंने इस MCQ को करने के लिए आपको 1 मिनट का टाइम दिया है। पोल आपके सामने अभी आ जाएगा, पहले इसको सॉल्व करो। देखो इस क्वेश्चन को एक बार तुम ट्राई करो, नहीं हो पाएगा फिर मैं करूंगा, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है मेरी जान? पोल डाल दिया है मैंने, तुम्हारे पास पोल आता ही होगा, रास्ते में तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगा वैसे भी। पोल तो चल रहा है अभी तुम्हारा, चलो 15 सेकंड बचे हैं तुम्हारे पास पोल में। करो, दिमाग लगाओ। हो गया जी?
तो कितने बच्चों ने दिया है जी? 35.45% बच्चों ने ए ऑप्शन दिया है जी, 33.52% ने बी दिया है जी, 23.41% बच्चों ने और 7.62% जो है वो डी ऑप्शन के साथ भी बैठे हैं। चलिए देखते हैं। मैंने अभी तुम्हें एक चीज बताई। मैंने क्या चीज बताई? मैंने कहा कि HCF इंटू LCM जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है। क्या इतना याद आ रहा है? अभी पिछले स्लाइड में मैंने तुम्हें बताया। तो HCF हमें क्या दिया है? हमें HCF दिया हुआ है 40 के बराबर। LCM हमें क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ LCM 252 इंटू के बराबर। ये हमें LCM दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है 40, हमें HCF दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो पहला नंबर है 2520 और दूसरा नंबर है 6600। क्या कुछ कटता हुआ दिख रहा है? 252 कट गया, 1 और एक 0 रह गया। एक 0 से ये 0 भी कट गया। और कुछ काटा जाए क्या? 4 4 4 1 4, 4 से काट दे क्या? 4 6 24। चलो 2 से काट देते हैं। 2 2 4, 2 2 4, 2 3 6, 2 3 6 0। तो यहाँ से ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। के की वैल्यू आ गई 330 इंटू 10 अपॉन में ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। तो के की वैल्यू आ गई 330 इंटू 5, 5 3 15 1, 5 3 15 1 16 और 16 50। तो के की वैल्यू आ गई बच्चों 1650। सिर्फ 35% बच्चे कर पाए। अबे 35% बच्चे कर पाए हो बस। ये क्या कैलकुलेशन लगाते हो? 1600 कैसे आ गया? 165 भी कैसे आ गया तुम्हारा? है बे, दिमाग खोल के नहीं करते हो क्वेश्चन को? कुछ था इसमें जो पिछला हमने फॉर्मूला पढ़ा, HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वही तो लगाया है। HCF हमें दिया हुआ था, LCM हमें दिया हुआ था और दो नंबर हमें दिए हुए थे। क्या यार, ऐसे मत करा करो। देखो यार, ऐसा तुम करोगे ना तो फिर मजा नहीं आएगा पढ़ने में। दिमाग खोल के पढ़ो यार, दिमाग खोल के पढ़ो। अभी 2 सेकंड पहले ये चीज बताई है कि HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जो फॉर्मूला बताया बस उसका एप्लीकेशन ही तो करवाया है। ऐसे नहीं करते मेरी जान, ठीक है? ऐसे नहीं करते। क्या कह रहे हो भैया? गलती से पोल लगा दिया, ऐसा मत करो। गलती से पोल लगा दो, एग्जाम में भी गलती से कर दोगे, फिर कैसे होगा? हैं? वहां की गलती नहीं मानी जाएगी, वहां पे तो सीधे नंबर कटे भैया। चलो ध्यान से देखना, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, कुछ काम की बात है इस क्वेश्चन के अंदर। ध्यान से देखना, कुछ काम की बात है इस क्वेश्चन के अंदर। बोला जा रहा है क्या दो नंबर्स का 16 HCF और 380 LCM हो सकता है? सिंपल सा बस एक क्वेश्चन पूछा है कि दो नंबर हैं, क्या उसका HCF 16 और LCM 380 हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है? हमसे ये पूछा है। क्या ये पॉसिबल है? हमसे ये पूछा है। तो जब भी इस तरह का सवाल आ जाए, हमें नंबर तो दिए नहीं है, हमें नंबर्स तो दिए नहीं हुए हैं कि भाई बताओ इन दोनों नंबर का क्या ये LCM होगा, क्या HCF होगा, कुछ दिया ही नहीं है। हमसे तो पूछा है कि क्या ये HCF और ये LCM हो सकता है। तो एक बहुत काम की बात मैं तुम्हें बताता हूं, एक बहुत काम की बात मैं तुम्हें बताता हूं। ध्यान से ऊपर छत पे लिख लेना, ऊपर छत पे लिख लेना क्या कि HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। क्या? HCF जो होता है वो LCM का हमेशा फैक्टर होता है। HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। ठीक है, ठीक है। HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें अगर चेक करना है क्या ये HCF और ये LCM हो सकता है किसी दो नंबर का, तो हमें सिंपली बस ये चेक करना है, वी हैव टू चेक क्या कि वेदर की स्पेलिंग नहीं आती है हमें, यही है ना वेदर की स्पेलिंग? नहीं, वेदर। अरे बस ये देखो, हिंदी में लिखवा लेते हैं,
हिंदी में लिख लेते हैं, चेक करना है कि क्या 16 380 को डिवाइड कर देगा। डिवाइड कर देगा मतलब पूरा रिमाइंडर 0 होना चाहिए। क्या 16 जो है वो 380 को डिवाइड कर देगा? हमें ये देखना है क्या 380 का फैक्टर है 16, बस ये देखना है क्या कट सकता है 380 से। 380 16 दूनी 32 होते हैं, 32। कितने बच गए? 4 बच गए, 0। 16 दूनी वापस से 32 होते हैं, कितने बच गए? 8 बच गए। हमारा रिमाइंडर यहां पे क्या आ रहा है? यहां पे रिमाइंडर हमारा 8 आ रहा है। कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पा रहा है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पा रहा है। तो अगर नहीं डिवाइड कर पा रहा है, अगर नहीं डिवाइड कर पा रहा है तो हम कह देंगे देयरफॉर there does not exist any two numbers, कोई ऐसे दो नंबर्स नहीं होंगे whose HCF is 16 and LCM is 380। कोई ऐसे दोनों नंबर पॉसिबल नहीं है। बस सिंपल सी ये बात समझनी है, बस सिंपल सी ये बात समझनी है। गलती पकड़ ली तुमने? गलती पकड़ ली ना? गलती यही है, बस गलती पकड़नी होती है। वही मेरे को देखना था कि क्या तुम अटेंटिव हो। 8 में से 2 गए तो कितने आए? 60 आए। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, यही है, बस अटेंटिव रहना है। क्या आएगा? क्या आएगा? क्या अभी भी कट पा रहा है? देखो कट तो अभी भी नहीं पाएगा, कट तो अभी भी नहीं पाएगा, बट फिर भी 16 पंजे बताओ, 16 पंजे नहीं। क्या अभी भी कुछ कट रहा है? 16 दूनी 32, 16 तिया 16 3 48। नहीं आता है भैया। 3 से कट जाएगा ना, 3 से कट जाएगा ना, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 16 की टेबल ले आती है तुम्हें, हैं? क्या 80 आ रहा है? बताओ। 48 आएगा ना? हाँ, तो 16 तिया 48 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, 12। अभी भी नहीं कट रहा है, रिमाइंडर तो अभी भी 0 नहीं आ रहा है ना, रिमाइंडर तो आंसर तो यही रहेगा। बट हाँ, डिवीजन गलत थी। ठीक है, अटेंटिव रहना है, अटेंटिव रहना है। चलिए, तो सिंपल सा मैंने तुम्हें एक लॉजिक बताया, कि HCF जो है वो ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM है। इस तरह के डायरेक्टली सवाल जो है, ये CBSE का ही क्वेश्चन है, CBSE इस तरह के डायरेक्टली सवाल पूछ लेता है। ठीक है, चलिए जी, बताओ वापस से तुम्हारे ऊपर एक क्वेश्चन फेंका गया है, क्रिएट पोल करते हैं। चलिए, दिमाग लगाओ। दिमाग लगाओ बोला जा रहा है अगर LCM 3600 है तो कौन सा HCF नहीं होगा। अब हमसे पूछा है अगर LCM 3600 है तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF। बिल्कुल अभी जो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल अभी जो कॉन्सेप्ट बताया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल अभी जो कॉन्सेप्ट बताया। देखो सिंपल सी चीज है, चलो बंद हो जाओ, जय माता दी। देखो बोला जा रहा है LCM जो है वो है 3600, तो इनमें से कौन सा जो है वो HCF नहीं होगा। हमने ये चीज पढ़ी है, HCF जो होता है वो हमेशा फैक्टर होता है LCM का। HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर है। जो फैक्टर हैं वो सारे HCF पॉसिबल होंगे, जो फैक्टर नहीं है मतलब कि जो 3600 को नहीं काट पाएगा वो आंसर है। भाई जो काट देंगे वो तो HCF हो सकते हैं, जो नहीं काट पाएगा
वही हमारा आंसर है। तो हम देख लेते हैं भाई 500 से क्या 3600 जो है, क्या वो 500 से डिवाइड हो सकता है? ये गया नहीं कट सकता, तो यहां पे ये नहीं डिवाइड हो सकता, तो पहला ही आंसर है। देखो ए ऑप्शन ही हो गया। बी ऑप्शन को चेक करें तो क्या 3600 को 600 काट सकता है? बिल्कुल काट सकता है, 6 6 36 काट दिया। क्या सी ऑप्शन के चेक करें, क्या 3600 को 400 काट सकता है? ये गया 4 9 36 कट गया। डी ऑप्शन चेक करें, क्या 3600 को 150 काट सकता है? ये गया है ना। 15 दूनी 30, 15 2 30 और 6 बचा 60 बचा, 15 5 60, 15 5 60, तो ये भी कट गया। तो इन तीनों नंबर्स ने 3600 को डिवाइड कर दिया। बस ये था जिसने 3600 को डिवाइड नहीं करा, तो ये HCF नहीं हो सकता। कैन नॉट पूछा है ना, तो ये वाला HCF नहीं हो सकता। क्लियर है। बस ये दिमाग लगाना था, देखते हैं कितनों ने दिमाग लगाया, देखते हैं। वाह यार, चलो 58% बच्चों ने आंसर दिया है, 58.8% बच्चों ने आंसर दिया है। कुछ बच्चों ने बी भी आंसर दिया है, कुछ बच्चों ने डी भी आंसर दिया है। देखो अब समझ में आ गया तुम्हें? अब समझ में आ गया ना मेरी जान? अब समझ में आ गया ना? तो जो 15 चौक के 60 होते हैं। ठीक है, समझ गया तुम, है ना बेटा? अटेंटिव तो हो। पहली दूसरी क्लास में मैं यही चेक करता हूं कि बैच कैसा आया है, क्या वो ये समझ रहा है कि जो भैया लिखे जा रहे हैं सही है, या फिर अपना भी दिमाग लगा रहा है। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है दो नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, देयर एलसीएम इज 180, व्हाट इज द HCF ऑफ दीज नंबर्स? सिंपल सी बात है, हमें एलसीएम दे रखा है दोनों नंबर्स का। क्या दे रखा है? एलसीएम हमें दे रखा है 180, और हमसे HCF पूछा है। हमसे इनका HCF पूछा हुआ है। दो नंबर जो है ये किस रेशो में है? A रेशो B है 2:3। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि A को मान लेते हैं 2x और B को मान लेते हैं 3x? भाई रेशोज को ऐसे सॉल्व करते हैं, A को मान लिया 2x, B को मान लिया 3x। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन के हिसाब से एलसीएम है 180। मेरे हिसाब से एलसीएम क्या होगा? अगर मैं अपने हिसाब से एलसीएम निकालना चाहूं तो एलसीएम कैसे लिखते हैं? अलग अलग प्राणी लिख दो, और हर प्राणी की हाईएस्ट पावर, यहां पे 2 की हाईएस्ट पावर 1 है, x की हाईएस्ट पावर 1 है दोनों जगह, और 3 की हाईएस्ट पावर 1 है। तो मेरे हिसाब से जो एलसीएम है वो आएगा 3 2 6x। मेरे हिसाब से एलसीएम जो है वो 6x है। क्वेश्चन के हिसाब से एलसीएम 180 है, तो बस दोनों को इक्वेट कर दो। तो 6x बराबर 180, 6 3 18, तो x की वैल्यू आ गई 6 3 18 0, तो x की वैल्यू आ गई 30। जैसे ही x की वैल्यू आ गई तो मैं कह दूंगा देयरफॉर ध्यान से देखना x की वैल्यू 30 है, तो a बराबर क्या हो गया? 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 30। a की वैल्यू है 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 30, तो ये आ गया तुम्हारा 3 2 6 60, a आ गया 60। b की वैल्यू कहें तो 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 30, 3 3 9, तो b की वैल्यू आ गई 90। तो हमें दोनों नंबर्स मिल गए, a की वैल्यू 60, b की वैल्यू 90। a की वैल्यू आ गई 60 और b की वैल्यू क्या आ गई? 90 आ गई। ठीक है, अच्छा यहीं से बता दो HCF क्या होगा? HCF क्या होगा? कॉमन ले लो, कॉमन क्या दिख रहा है? x दिख रहा है, तो HCF x है, और x की वैल्यू क्या आई है? x की वैल्यू तो 30 आई है, तो HCF जो है वो x है, और x की वैल्यू हमारी 30 आ चुकी है। x की वैल्यू हमारी 30 आ चुकी है। तो हमसे चाहे HCF पूछ ले, हमने वो भी बता दिया। इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि दोनों नंबर्स क्या क्या हैं, वो भी मैंने निकाल दिए। a की वैल्यू है 60 और b की वैल्यू है 90। जैसे ही x पता चल गया, a है 2x, b है 3x। तो इस क्वेश्चन में इसका एक्सटेंडेड वर्जन ये भी हो सकता था, एंड फाइंड बोथ द नंबर्स। अगर ये भी पूछ लेता फाइंड बोथ द नंबर्स, तो वो भी हम निकाल लेते। a की वैल्यू आ जाती 60 और b की वैल्यू आ जाती 90। क्लियर है जी?
समझ में आ गया क्या जी? समझ में आ गया क्या जी? तो तुम देख रहे होगे हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये सीबीएसई में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ना? सीबीएसई में ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी 2 साल पहले का क्वेश्चन है। तो ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो है ना, वो हमें इस बैच में प्रैक्टिस करने हैं। इस बैच का मोटिव ये नहीं है कि मैं तुम्हें बिल्कुल डीप डाउन ले जाके हर एक चीज को बिल्कुल ही नैरो डाउन करके सीखे, नहीं यार, जितना इंपॉर्टेंट है उतना सीखते हैं, जिससे कि जो एग्जाम में आ रहा है वो हमें आ जाए। कल हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया, एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है कल, और फिर आज हमने उसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करे जो घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ये सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इन्हें कहते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इन्हें कहते हैं, जो घुमा फिरा के आते हैं कि भाई बताओ, इस तरह से 2 रेशो दे दिया हमें कि ए और बी का रेशो दे रखा है, ए और बी के रेशो से ए और बी निकालो, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ निकालो। इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन्हीं की हमें प्रैक्टिस करनी है पूरे 45 दिन। ठीक है, कुछ ना समझ में आया तो पूछा करो। समझ पा रहे हो? अरे समझ पा रहे हो? ये सब समझ में आता है तुम्हें? ये सब समझ में आता है? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? हैं? अरे ये सब समझ में आता है नहीं आता है? चलो एक बोल लेते हैं, कितनों को समझ में आया ये वाला क्वेश्चन है? कुछ नहीं, बट फिर भी चलो, कितनों को समझ में आया है? ए यस बी नो, समझ आया? चलिए देखा जाए, चलिए देखा जाए। पोल दिया है तुम्हें, छोटा सा पोल दिया है, क्लियर है क्या? समझ आ रहा है? अगर नहीं समझ आ रहा तो रिपीट करेंगे, उसी के लिए तो है। 87.86% बच्चों ने बोला है समझ में आ रहा है, 12% ने बोला नहीं आ रहा। अरे मेरे 12% बच्चे कौन है ये? ओए ओए चुन्नू मुन्नू, क्या हो गया? क्यों नहीं समझ पा रहा है तू? मैं बताता हूं, देख तेरे को फिर से बताता हूं, मैं तेरे को फिर से बताता हूं। जो 12% बच्चे जिनको नहीं समझ में आया, मैं फिर से बताता हूं। ऐसे कोई यार 1 भी % बच्चा नहीं रुकना चाहिए, 1 भी % बच्चा नहीं रुकना चाहिए। देख मेरी जान, सिंपल था, बहुत सिंपल था कि हमें 2 नंबर दे रखे हैं जिनका रेशो है 2:3। ठीक है, तो जब भी 2 नंबर का रेशो दिया जाता है, ऐसे समझ, जब भी 2 नंबर का रेशो दिया जाता है, ए रेशो भी 2:3 है, तो इसको कैसे सॉल्व करते थे हम? क्या हम ऐसे लिख देते हैं a बराबर 2 और b बराबर 3? ऐसे कोई लिख देते हैं? ऐसे नहीं लिख पाते ना। हम एक फैक्टर ले लेते हैं, a बराबर 2x और b बराबर 3x, इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो हमारे को 2 नंबर मिल गए, a बराबर 2x, b बराबर 3x। सिंपल, a बराबर 2x मिल गया, b बराबर 3x मिल गया। अब इसके हिसाब से तुम एलसीएम कैसे लिखोगे? जैसे हमने कल सीखा था एलसीएम लिखना, याद है? अलग अलग प्राणी लिख दिए, तो मेरे को 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, x दिख रहा है, और हर एक की हाईएस्ट पावर लिख दी। तो मेरे हिसाब से एलसीएम क्या है? मेरे हिसाब से एलसीएम है 6x। तो मैंने क्या करा? मैंने 6x को 180 के बराबर कर दिया, क्योंकि भाई क्वेश्चन ने बोल रखा है, क्वेश्चन ने एलसीएम 180 दिया हुआ है। तो 6x बराबर 180, तो x की वैल्यू आ गई 30। अब इससे अगर मैं बोलूं इसी तरीके से एचसीएफ बताओ, तो एचसीएफ क्या होता है? जैसे हमने कल सीखा था कि कॉमन ले लो, तो कॉमन तो सिर्फ x दिख रहा है, तो एचसीएफ क्या है? एचसीएफ जो है वो x है, और x तो 30 आ गया, तो बस एचसीएफ इज 30। इजी आंसर। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो तुम्हारी चैट इतनी तेज भागती है ना, पढ़ा ही नहीं जाता है। क्लियर है? अब समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चे। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलो चलो अब आगे बढ़ा जाए, अब आगे बढ़ा जाए। असर्शन रीजन क्वेश्चन है, असर्शन रीजन क्वेश्चन है। बोला जा रहा है दो ऑड प्राइम नंबर हैं एक्स और वाई, और एक्स और वाई बराबर नहीं है। ठीक है, 2 अलग अलग नंबर हैं, एक्स नॉट इक्वल टू वाई, मतलब दोनों अलग अलग नंबर है, दोनों सेम नंबर नहीं है, इसलिए उन्होंने एक्स नॉट इक्वल टू वाई दिया है। कि 2 ऑड प्राइम नंबर है, एक तो प्राइम है
और तो ऊपर से वो ऑड भी हैं, ठीक है। बोला जा रहा है उनका जो एलसीएम है 2x और 4y का वो 4xy। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, x एंड y जो है ये ऑड प्राइम है, ये ऑड प्राइम नंबर है। और बोला जा रहा है 2x और 4y जो है, x और y ऑड प्राइम है, और 2x और 4y का जो एलसीएम है वो हमें क्या दिया हुआ है, वो हमें बोल रखा है क्या वो 4xy होगा, क्या वो 4xy होगा, ये हमसे पूछा है। एसर्शन ये है, एसर्शन ये है कि x और y ऑड प्राइम नंबर है, तो क्या एलसीएम ऑफ 2x एंड 4y 4xy होगा, ये हमसे पूछा है कि एलसीएम जो है वो 4xy होगा, ये हमसे पूछा है। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है कि प्राइम नंबर जो है, प्राइम का एलसीएम जो होता है वो होता है दोनों का प्रोडक्ट, तो x इंटू वाई तो आना ही आना है, x इंटू वाई तो आना ही आना है, x इंटू वाई तो आना ही आना है। अब हमें 2 और 4 दे रखे हैं, 2 और 4 दे रखे हैं, 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 4 का एलसीएम, भाई इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 को तो हम 2 इंटू एक्स से लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू एक्स। अगर 4 का फैक्टराइजेशन करें 2 इंटू 2 4 2 इंटू 2 इंटू वाई, 4 का फैक्टराइजेशन करें तो 4 का होता है 2 2 जा 4 2 1 जा 2, तो 4 को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं बात करूं एलसीएम की, अगर मैं बात करूं एलसीएम की, तो अलग अलग प्राणी कौन से हैं, एक्स और वाई, वो तो हमने लगा दिए, और यहां पे है ये 2 की पावर 1 एक्स की पावर 1, यहां पे ये 2 की पावर 2 वाई की पावर 1, तो अलग अलग प्राणी एक्स और वाई तो हमने लगा दिए, 2 भी हमने लगा दिया, और 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी अवेलेबल है, यहां पे 2 की हाईएस्ट पावर 2 अवेलेबल है, तो एलसीएम जो होगा वो होगा 4xy, तो एलसीएम जो है वो 4xy है। तो पहला जो एसर्शन है वो तो ट्रू है, एसर्शन जो है वो तो ट्रू है। पर क्या एसर्शन का रीजन ट्रू है या नहीं है, क्या जो हमने ये एसर्शन को, क्या हमने जो ये एसर्शन को सही माना है, क्या उसका रीजन नीचे लिखा हुआ है, एक बार रीजन पढ़ लेते हैं। रीजन बोल रहा है एलसीएम इज मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, ऐसा तो कुछ यूज नहीं करा। पहले रीजन को अकेले देखते हैं, क्या रीजन अपने आप में ट्रू है या नहीं है, पहले ये देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि क्या रीजन इसके लिए लिंक्ड है या नहीं है। पहले देखते हैं रीजन अपने आप में ट्रू है या नहीं है। मैंने तुम्हें यह बताया था कि एचसीएफ इज फैक्टर ऑफ एलसीएम, अभी पहले यह बताया था एचसीएफ इज फैक्टर ऑफ एलसीएम। और देखो जो फैक्टर और मल्टीपल होता है वो एक दूसरे को उल्टा होता है, कि अगर एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर है तो एलसीएम जो होगा वो मल्टीपल होगा, मल्टीपल होगा किसका, एचसीएफ का। ये दोनों आपस में उल्टे चलते हैं, ऐसे ऐसे उल्टे चलते हैं, कि अगर एचसीएफ फैक्टर है एलसीएम का, फैक्टर और मल्टीपल आपस में उल्टा चलता है, कि अगर ये इसका फैक्टर है तो ये इसका मल्टीपल होगा। तो इन्होंने लिखा है एलसीएम इज मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, सही लिखा है, सही लिखा है, ये भी ट्रू है। तो एसर्शन अपने आप में ट्रू है, रीजन भी अपने आप में ट्रू है, पर रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसको प्रूव करने के लिए, एसर्शन को प्रूव करने के लिए कहीं पे भी हमने फैक्टर और मल्टीपल का यूज नहीं करा, कहीं पे भी हमने फैक्टर और मल्टीपल का यूज नहीं करा। हां, पहली लाइन अपने आप में ट्रू है, दूसरी लाइन भी अपने आप में ट्रू है, पर पहली और दूसरी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि पहली को प्रूव करने के लिए, पहली वाली लाइन को प्रूव करने के लिए इस पूरे तामझाम में हमने कहीं पे भी फैक्टर और मल्टीपल ये नाम तो कहीं यूज ही नहीं करा, ये नाम तो हमने कहीं यूज नहीं करा। तो दोनों ट्रू है, तो बोल देंगे बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड वाला रीजन नहीं समझ में आएगा ना तुम्हें, है ना, रीजन वाली लाइन नहीं समझ में आएगी। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं कि फैक्टर और मल्टीपल आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, बस इतना समझ लो। फैक्टर और मल्टीपल आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, बस इतना समझ लो। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था कि HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। क्या कि HCF जो होता है ये फैक्टर होता है किसका, LCM का। तो मैंने कहा इसका उल्टा भी ट्रू है, क्या कि जो LCM होगा वो मल्टीपल होगा किसका, HCF का। बस इतना समझ लो। फैक्टर और मल्टीपल, फैक्टर और मल्टीपल ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं।
कि अगर HCF LCM का फैक्टर है तो LCM HCF का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो HCF LCM, ये मैं ऐसे बोल सकता हूं इसको कि HCF अगर फैक्टर है किसका, LCM का, तो LCM जो है वो मल्टीपल होगा किसका, HCF का। भाई इतना समझ लो। क्लियर है, क्लियर है। तो दोनों लाइन आपस में तो ट्रू थी, अपने आप में सिंगल सिंगल तो ट्रू थी। पहली लाइन भी अपने आप में सही है, दूसरी लाइन भी अपने आप में सही है। सिंगल सिंगल तो ट्रू है, पर दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, आज क्या है ना, जब भी ये नया बैच शुरू होता है तो मैं ये चीजें हमेशा बताता हूं। दो तरह के टीचर होते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अभी तुम में से बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि कितनी मुश्किल चीज पढ़ाई जा रही है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इससे बढ़िया तो मेरे ट्यूशन के मास्टर थे, इससे बढ़िया तो मेरे स्कूल के मास्टर थे, इससे बढ़िया तो मेरे दूसरी फलाना कोचिंग के मास्टर हैं, इससे बढ़िया तो उस प्लेटफॉर्म के टीचर बहुत अच्छे हैं। एक चीज ध्यान से समझना, दो तरह के टीचर होते हैं। एक होते हैं जो पूरे साल अच्छे लगते हैं पर एग्जाम में बच्चे उसको गाली देते हैं। एक होते हैं जिनको बच्चे पूरे साल गाली देते हैं बट एग्जाम में वो टीचर सबसे अच्छा लगता है। मैं दूसरे टाइप का हूं, मैं दूसरे टाइप का हूं। मेरे को तुम पूरे साल गालियां दोगे, तुम कहोगे यार भैया बहुत मुश्किल क्वेश्चन करवाते हैं, यार भैया ये भी करवाते हैं वो भी करवाते हैं, कई बार तो क्लास में कुछ चीजें समझ में ही नहीं आती है, फिर उसके बाद क्लास के बाद जब हम नोट्स रिवाइज करते हैं तब जाके समझ में आता है। मैं दूसरे टाइप का टीचर हूं। मैं तुम्हें क्लास में बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस करवाऊंगा, बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिससे कि जब तुम एग्जाम में जाओ तब तुम्हें मेरी अहमियत समझ में आए। तुम कहो कि हाँ यार शोभित भैया ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवाए थे, शोभित भैया ने बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करवाए थे। हाँ क्लास में तो टफ लगता था, क्लास में ऐसा लगता था पता नहीं क्या चल रहा है, पर जब मैं एग्जाम में बैठा ना भैया तो देखा कि सारे क्वेश्चन वही हैं जो आपने क्लास में करवाए हैं, सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं जो आपने क्लास में करवाए हैं। तो पहला टाइप का टीचर वो होता है जो बहुत आसान आसान क्वेश्चन करवाता है क्लास में, बच्चा भी खुश रहता है कि वाह यार कितना आसान है, कितना आसान है। फिर जब वो पेपर देखता है कहता है यार ये क्या हो गया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उस टीचर ने शुरुआत में तुम्हें बहुत एनसीईआरटी लेवल, मजाक मजाक लेवल क्वेश्चंस करवा दिए, तो वो टीचर सबको बहुत प्यारा लगने लग गया कि वाह यार कितना अच्छा टीचर है, कितना अच्छा टीचर है, इसका तो सब समझ में आता है, इसकी क्लास में तो सब चीज सॉल्व होती है। अरे मूर्ख, वो क्लास में बहुत आसान क्वेश्चन करवा रहा है तभी तेरे से सॉल्व हो रहे हैं। अगर मेरी क्लास में तेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है, तू एटलीस्ट समझ तो रहा है। ये वो टाइप के क्वेश्चंस हैं जो जनरली क्लासेस में नहीं करवाए जाते। मैं हायर लेवल क्वेश्चंस लेके आता हूं कि भाई हम इस लेवल पे आ जाएं, जिससे कि जब बोर्ड एग्जाम जो इस लेवल का होगा जब वो करने तुम बैठोगे ना, तुम कहोगे तो कुछ भी नहीं है यार, तो कुछ भी नहीं है। समझ गए मेरी बात, समझ गए? तो मैं तुम्हें पूरे साल बहुत बेकार लगूंगा, पर जब तुम एग्जाम में बैठोगे ना तुम कहोगे हाँ यार शोभित भैया ने उस टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं जो एग्जाम में आ रहे हैं, तब तुम मेरे को कहोगे हाँ यार मजा आया। क्लियर है जी? तो बस ये है, मैं भी चाहता हूं कि मैं आसान आसान क्वेश्चंस करवाऊं, मैं भी चाहता हूं मैं बहुत लल्लू लल्लू क्वेश्चन करवाऊं कि बच्चा कहे वाह यार सब समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पर वो अच्छा सिर्फ क्लास में ही लगेगा, जब एग्जाम में बैठोगे ना तब कहोगे अरे यार क्या बेकार टीचर था यार। एग्जाम में बैठ के तुम गालियां दोगे। ठीक है जी, ठीक है जी। तो इसलिए हाँ, क्यों बताया ये चीज, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं ये थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चंस है, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लग रहा होगा इसमें तुम्हारा, पर अच्छा है दिमाग लग रहा है। सारा दिमाग घर पे लगा लो, जिससे एग्जाम में जाओ तो तुरंत दिमाग चले और सारे क्वेश्चंस हो जाएं। क्लियर है? क्लियर है? चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ। देखो वर्ड प्रॉब्लम्स जो है ना इस चैप्टर में बहुत फेमस हैं, बहुत प्यारी प्यारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। हम इन वर्ड प्रॉब्लम्स को करना भी सीखेंगे। इसकी एक छोटी सी टेक्निक है, एक छोटी सी ट्रिक है, बहुत जगह यूज होती है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि मेरी बनाई हुई ट्रिक है, वो हमें अपने मास्टरों ने, हमारे मास्टरों ने हमें सिखाई थी, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। तो बहुत कॉमन सी ट्रिक है, हर एक बच्चा तुम देखोगे यूज करता है। देखना, बहुत सिंपल सी चीज बताऊंगा, ध्यान से समझना। बहुत सिंपल सी चीज है, क्या है? देखो अभी बस देखो, अभी बस देखो, अभी बस बोर्ड पे देखो,
अभी बस बोर्ड पे देखो, ठीक है, अभी कुछ दिमाग नहीं लगाना है, अभी बस बोर्ड पे देखना है। गिवन से बड़ा आंसर अगर चाहिए तो एलसीएम निकालते हैं, और गिवन से छोटा आंसर अगर चाहिए तो हम एचसीएफ निकालते हैं। बहुत 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 बेसिक सी, बहुत प्यारी सी, बहुत आसान सी टेक्निक है, जिससे तुम्हारे वर्ड प्रॉब्लम्स के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्या बोला है, ध्यान से देखना, कि अगर बड़ा आंसर निकालना है गिवन वैल्यूज से, ध्यान से देखो, अभी कुछ मेरे को पता है नहीं समझ में आएगा, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आएगा। गिवन वैल्यूज से अगर बड़ा आंसर चाहिए तो एलसीएम निकालो, लीस्ट निकालो। उल्टा है, बिल्कुल उल्टा। बड़ा आंसर चाहिए तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला जाएगा, है ना, याद करने का तरीका बता रहा हूं। बड़ा आंसर चाहिए तो एलसीएम निकालो, गिवन से छोटा आंसर चाहिए तो एचसीएफ निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। छोटा आंसर चाहिए तो एचसीएफ निकालो, बस ये याद रख लो। ये छोटी सी टेक्निक है, ये छोटी सी ट्रिक है, जिससे आपके आगे आने वाले सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। क्या बोला मैंने, छोटा आंसर चाहिए तो एचसीएफ निकालो, बड़ा आंसर चाहिए तो एलसीएम निकालो, बस इस तरह से याद कर लो। हो गया याद, हो गया याद। अब अपन क्वेश्चंस पे आते हैं, ध्यान से देखना, बोला जा रहा है, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन करूंगा, अगले फिर तुम खुद कर दोगे। एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, अगले तुम खुद कर दोगे। अभी बस ध्यान से देखो, बोला जा रहा है एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड का, ठीक है, स्पोर्ट्स फील्ड है, इस तरह से होता है ना, ग्राउंड होता है जैसे, तो इस तरह का एक ग्राउंड है, ठीक है जी। प्रिया जी जो हैं उनको 18 मिनट लगते हैं कंप्लीट 1 राउंड को करने का, ठीक है। जो प्रिया जी हैं, प्रिया जी को 18 मिनट लगते हैं इस ग्राउंड का कंप्लीट राउंड सर्कल कंप्लीट करने के लिए। वाइल रवीश जी जो हैं उनको 12 मिनट लगते हैं सेम के लिए। जो रवीश जी हैं अगर वो भागना शुरू करें तो वो 12 मिनट में कंप्लीट राउंड कर लेंगे। रवीश जी जो हैं वो 12 मिनट में कंप्लीट राउंड कर लेंगे, ठीक है। अभी बस ध्यान से सोचो, देखो बस ध्यान से, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों मान लो सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों यहीं पे खड़े हैं सेम टाइम पे, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, दोनों ही सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं। तो बताओ आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने टाइम बाद वो वापस से अगेन मिलेंगे सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे। इस स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम बाद दोनों मिलेंगे, ये हमें बताना है। प्रियंका और रवीश जी जो हैं वो दोनों इधर से ऐसे भागना शुरू करते हैं, दोनों सेम टाइम पे सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में भागना शुरू करते हैं, ठीक है। प्रियंका जी को ज्यादा टाइम लग रहा है तो थोड़ा धीरे भाग रही होंगी, रवीश जी को कम टाइम लग रहा है तो थोड़ा तेज भाग रहे होंगे, ठीक है। तो दोनों भागना शुरू करे। कितने टाइम बाद, हमसे पूछा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने टाइम बाद वो दोनों, जैसे दोनों भागना शुरू करे, भाग रहे हैं, ऐसी आपकी जो प्रिया जी हैं वो भी भागे जा रही हैं, कितने टाइम बाद वापस से दोनों सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ये हमें बताना है। अब ध्यान से सुनना, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना। हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, एक है 18, एक है 12। अब दिमाग में पहले इसमें से एक बहुत छोटा नंबर सोच लो, बहुत छोटा नंबर, गिवन वैल्यूज में से एक छोटा नंबर एज्यूम करो पहले दिमाग में। क्या 2 मिनट आंसर हो सकता है? ध्यान से सोचना, क्या 2 मिनट आंसर हो सकता है कि दोनों 2 मिनट बाद ही मिल जाएं? अरे यार, रवीश जी को पूरा राउंड करने में ही 12 मिनट लग रहे हैं, पूरा सर्कल घूमने में ही रवीश जी को 12 मिनट लग रहे हैं, तो 2 मिनट बाद वापस यहां कैसे मिल जाएंगे? तो गिवन से छोटा आंसर पॉसिबल नहीं है, तो जो छोटा आंसर है वो तो पॉसिबल नहीं है, 2 मिनट में तो नहीं मिल पाएंगे। देखो, इसको करने का तरीका यही है कि गिवन वैल्यूज में एक पहले सबसे छोटा एज्यूम कर लो कि क्या 2 मिनट में मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते। तो गिवन से छोटा आंसर पॉसिबल नहीं है। अगर छोटा पॉसिबल नहीं है तो क्या पॉसिबल होगा? बड़ा आंसर पॉसिबल होगा। और बड़े के लिए हम क्या करते हैं? छोटा अगर पॉसिबल नहीं है तो बड़ा आंसर पॉसिबल होगा। और बड़े के लिए हम क्या करते हैं? बड़ा आंसर चाहिए तो एलसीएम निकाल दो। बड़े के लिए अपन एलसीएम निकालते हैं, बड़ा आंसर चाहिए तो लीस्ट कॉमन फैक्टर। उल्टा है, बस बड़े के लिए लीस्ट कॉमन फैक्टर।
तो अगर बड़ा आंसर चाहिए तो हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो द फाइनल आंसर विल बी तो देयरफॉर फाइनल आंसर विल बी क्या होगा, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। 18 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 36। तुम निकाल लोगे तो 36 मिनट ये आंसर होगा कि 36 मिनट बाद दोनों ही सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल रहे होंगे। 36 मिनट बाद दोनों ही सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल रहे होंगे। दिस इज योर आंसर। तो बहुत छोटी सी, बहुत प्यारी सी, बहुत मजेदार सी ट्रिक है। क्या है कि अगर गिवन से बड़ा आंसर चाहिए एलसीएम निकालेंगे, गिवन से छोटा आंसर चाहिए तो एचसीएफ निकालेंगे। पहले एक बहुत छोटा नंबर एज्यूम करो कि क्या 2 मिनट आंसर हो सकता है। अरे 2 मिनट कैसे होगा यार, रवीश भाई को पूरा सर्कल करने में 12 मिनट लग रहे हैं, तो 2 मिनट में आज कैसे मिल जाएंगे, नहीं मिल सकते 2 मिनट बाद। तो बड़ा आंसर होगा। बड़े आंसर के लिए क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना, दिस इज योर आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें, अब अच्छे से समझ में आएगा। देखो मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम देता हूं मेरी जान, मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम देता हूं। 2 मिनट में इस क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है। मैं 2 मिनट का टाइम तुम्हारे लिए इसमें टाइमर लगा रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना। जैसे अभी समझाया वैसे ही करो, जैसे अभी समझाया वैसे ही करो, ठीक है। पोल भी डाल रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, करो एक बार, ट्राई करो, ट्राई करो। पोल डाल रहा हूं मैं। गुड़ नाल इश्क मिठा। हाँ जी, हुआ क्या, हो पाया क्या बेटा, हो पाया क्या? ये वाला ना ए 16.9%, सी आ रहा है तुम्हारा आंसर, सी आ रहा है मैक्सिमम बच्चों को 61% का। ट्राई करते हैं मेरी जान, ट्राई करते हैं मेरी जान, ट्राई करते हैं। 61% बच्चे कह रहे हैं, 61.1% बच्चे कह रहे हैं सी, 61.1% बच्चे कह रहे हैं सी इज योर आंसर। ठीक है, बोला जा रहा है 3 अलार्म क्लॉक है, रेगुलर इंटरवल्स ऑफ, एक 20 मिनट पे बजती है, एक 25 मिनट पे और एक 30 मिनट पे। ठीक है, एक अलार्म क्लॉक जो है वो 20 मिनट पे बजती है, एक अलार्म क्लॉक जो है वो 25 मिनट पे बजती है और एक अलार्म क्लॉक जो है वो 30 मिनट पे बजती है। ठीक है जी। इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, तीनों जो है 12 बजे अगर बजना शुरू करें, तीनों सबसे पहले 12 बजे बजना शुरू हुई हैं, तो फिर से वो कितने टाइम बाद बजेंगी ये हमें बताना है। ठीक है, गिवन से एक बहुत छोटा आंसर सोचो
क्या 2 मिनट बाद बज जाएंगी तीनों एक साथ? अरे पहली वाली को ही बजने में अगर 20 मिनट लग रहे हैं तो 2 मिनट में कैसे बज जाएगी भाई? अगर पहली वाली शुरू हुई तो 20 मिनट बाद वो फिर से बजेगी, ये शुरू हुई तो 25 मिनट बाद वो फिर से बजेगी, ये शुरू हुई तो 30 मिनट बाद वो फिर से बजेगी। तो क्या 2 मिनट बाद तीनों एक साथ बज सकती हैं? अरे पहली वाली कोई वापस से बजने में 20 मिनट लग रहे हैं तो 2 मिनट बाद कैसे बज जाएंगी? नहीं बज सकती, नहीं बज सकती है ना, नहीं बज सकती। तो गिवन से छोटा आंसर इज नॉट पॉसिबल, हमें बड़ा आंसर चाहिए और बड़े आंसर के लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर विल बी एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30। कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया? क्या होता है एलसीएम? एलसीएम बताना, 20, 25 और 30 का एलसीएम क्या आ रहा है? पहले ये बताओ, 20, 25 और 30 का एलसीएम क्या आ रहा है? 20, 25 और 30 का एलसीएम क्या आ रहा है? 300 आ रहा है, 300 आ रहा है, 300 आ रहा है। अब ध्यान से सुनना एक बात, ध्यान से सुनना एक बात, जिस क्वांटिटी का एलसीएम निकालोगे आंसर भी उसी क्वांटिटी का आएगा। अगर तुम मिनट का एलसीएम निकाल रहे हो भाई, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, तो अगर तुम एलसीएम मिनट का निकाल रहे हो, एलसीएम मिनट का निकाल रहे हो, तो आंसर जो आएगा एलसीएम का वो भी तो मिनट का ही होगा। भाई पिछले वाले क्वेश्चन में देखो ना, पिछले वाले क्वेश्चन में देखो ना कि अगर हम यहां पे मिनट्स का एलसीएम निकाल रहे थे तो फाइनल आंसर भी तो मिनट ही आ रहा था। तो जिस क्वांटिटी का एलसीएम निकालोगे आंसर भी उसी क्वांटिटी का आएगा। ये नहीं होगा कि अगर तुमने एलसीएम मिनट का निकाला है तो आंसर सेकंड्स में आ जाएगा या आंसर आर में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? समझ पा रहे हो? बहुत बेसिक सी लॉजिकल चीज है कि अगर मैंने मिनट को यूज करा है एलसीएम निकालने में तो फाइनल आंसर भी मिनट में आएगा। 300 सेकंड को ही होगा आंसर। जब यहां मिनट है तो आंसर भी फाइनल भी मिनट्स में आएगा। तो हमें 300 मिनट मिल गया। अब हमसे ये बोला है कि पहली जो है वो 12 नून पे बजी, 12 नून के बाद अगली जो बजेगी वो 300 मिनट बाद बजेगी। 300 मिनट का मतलब कितने घंटे हो गए? एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 300 बटे 60, 6 5 30 है ना, 6 5 30 होता है ना, 0 से 0 कट गया। तो 5 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, तो 12 से 5 और मिला दे, 12 बजे से 5 घंटे और मिला दे तो 5 PM पे वो फिर से एक साथ बज रही होंगी। 5 PM में वो फिर से एक बार बज रही होंगी। तो फाइनल आंसर विल बी 5 PM। ए और बी किसका आ रहा था? 4 PM, 4:30 PM कैसे? ठीक है, क्लियर है? तो अगर हम एलसीएम मिनट का निकाल रहे हैं तो एलसीएम मिनट का ही निकलेगा, है ना। क्वांटिटीज अगर मिनट है यहाँ पे तो ये फाइनल भी मिनट ही आएगा। 300 मिनट मतलब 5 घंटे, 300 बटे 60 कर लो, 5 घंटे, तो 5 घंटे बाद बजेंगी। तो अगर 12 बजे बज रही हैं तो फिर से 5 घंटे बाद बजेंगी, तो 12 में 5 घंटे और जोड़ दे तो 5 PM इज योर आंसर। 5 PM इज योर आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ा जाए। बोला जा रहा है अजय जी हैं जिनके पास एक बॉक्स है जिसकी लेंथ है 3.2 मीटर, ब्रेड्थ है 2.4 मीटर और हाइट है 1.6 मीटर। लेंथ हमें दे रखी है 3.2 मीटर, ब्रेड्थ हमें दे रखी है 2.4 मीटर और हाइट हमें दे रखी है 1.6 मीटर। अजय जी ने हमें, ये एक बॉक्स है, उस बॉक्स की एक बॉक्स है अजय जी के पास, एक बॉक्स है अजय जी के पास, उस बॉक्स की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें दे रखी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रूलर? देखो अब कहीं पे भी ना ऐसा कहीं लिखा हो कि लॉन्गेस्ट रूलर, तो इसको देख के कंफ्यूज मत होना कि भैया सबसे बड़ा पूछा है, सबसे बड़ा मतलब HCF पूछा होगा। जो ट्रिक मैंने बताई है उसके हिसाब से चलना है। यहां पे क्या लिखा है उस पर फोकस नहीं करना। हमसे पूछा हुआ है व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रूलर, तो लॉन्गेस्ट देख के कुछ बच्चे सोचते हैं भैया यहां पे लिखा हुआ है सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा मतलब HCF की बात। ऐसे नहीं सोचना है, ऐसे सही भी हो सकता है पर हमेशा ऐसे सही नहीं होगा। जो मैंने ट्रिक बताई है उसी से चलना है हमें, जो मैंने ट्रिक बताई है उसी से चलना है हमें। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रूलर, जिससे कि एग्जैक्टली मेजर हो सकता है ये डायमेंशंस, ये तीनों डायमेंशंस कौन से स्केल से मेजर हो सकती हैं। तो उस स्केल की लेंथ बताओ। अच्छा गिवन से एक बहुत बड़ा लेंथ मान लो 1 लाख मीटर का स्केल में लिया हूं, मान लो 1 लाख मीटर का मैं स्केल लिया हूं, तो क्या उससे मैं इसको मेजर कर पाऊंगा? गिवन से मैंने एक बहुत बड़ा आंसर सोचा,
गिवन से मैंने एक बहुत बड़ा आंसर सोचा कि क्या 1,00,000 मीटर का स्केल, पहली बात तो इतना बड़ा स्केल लाके मैं रखूंगा कहाँ, है ना, लॉजिकल बात समझो, इतना बड़ा स्केल लाके मैं कैसे रखूंगा, उसमें जो यूनिट्स भी होंगी बहुत बड़ी बड़ी होंगी, तो उससे तो मेजर नहीं होगा, उससे तो मेजर नहीं होगा, तो बड़ा तो हमारा आंसर नहीं होगा। कि इससे एक बहुत बड़ा स्केल लेके आ जाऊं, उससे तो मेजर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, हमें एक छोटा स्केल चाहिए होगा। छोटा मतलब हमें HCF निकालना होगा, छोटा आंसर चाहिए तो HCF निकालना होगा। तो फाइनल आंसर विल बी HCF ऑफ 3.2, 2.4 मीटर एंड 1.6 मीटर। इन तीनों का HCF निकालना है, इन तीनों का HCF निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, निकालो निकालो, कैसे निकालोगे। तुम कहोगे भैया इनको कैसे लिखें यार, 3.2 का कैसे करें, है ना, तुम कहोगे भैया 3.2 का कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करें यार, है, यही सोच रहे होगे, यही सोच रहे हो, यही सोच रहे हो, कर तो सकते हैं। 2 1 जा 2 पॉइंट, 2 6 जा 12, 2 से करो 0 0.8, 2 8 जा 16। हाँ हाँ, कर सकते हो नहीं कर सकते हो। 2 4 जा 8, 2 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ऐसे कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं। या ये भी तुम्हें बहुत टफ लग रहा है, ये भी अगर तुम्हें टफ लग रहा है, बट ये टफ नहीं होगा, ये टफ नहीं लगेगा, पर फिर भी अगर तुम्हें ये टफ लग रहा है, फिर भी अगर तुम्हें टफ लग रहा है, तुम ऐसा कर सकते हो। देखो कैसा कर सकते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। इस मीटर को सेंटीमीटर में कर लो, मीटर को सेंटीमीटर मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन में 10 करके ये कट गया, तो ये आ गया 320 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा 240 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 160 सेंटीमीटर। तो तुम्हें बेसिकली और करके लिख सकते हो, या तो फिर तुम ये निकाल दो HCF ऑफ 320 सेंटीमीटर, 240 सेंटीमीटर और 160 सेंटीमीटर। अब तो निकाल पाओगे, फाइनल आंसर सेंटीमीटर में दे देना, ठीक है। अब तो निकाल लोगे, अब तो निकाल लोगे HCF, इन तीनों का तो निकाल लोगे, इसको तो डिवाइड कर ही दोगे ना, इसका तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर ही लोगे ना। दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। आंसर आएगा 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, या फिर इसको लिख सकते हैं अपन 0.8 मीटर। 80 सेंटीमीटर और 0.8 मीटर, ये आंसर आएगा। लिख लो, लिख लो। हो गया जी, आगे बढ़े क्या जी, वापस से पोल पोल खेलने जाइए। चलो पोल पोल खेला जाए, पोल पोल खेला जाए। 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, जल्दी। एक मिनट का टाइम है, जल्दी करो। सोचो सोचो क्या होगा आंसर, सोचो क्या होगा आंसर, सोचो। मजेदार क्वेश्चन है, अभी हमने करा है जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन, अभी हमने करा है जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन। अभी बचा है पोल में टाइम, बचा है पोल में टाइम, बचा है तुम्हें। सोचो क्या होगा, सोचो क्या होगा। जॉनी जी हैं, क्या आ रहा है आंसर देखा जाए। 57% बच्चों ने, यार तुम यार ए और सी किस किस का आ रहा है। 57% बच्चे
57.18% बच्चे बी आंसर दे रहे हैं। ये ए और बी, ए और सी वाले कौन है बे? ये ए और सी वाले कौन से हैं? बोला जा रहा है जॉनी जी हैं जिसके पास 40 सेंटीमीटर लॉन्ग रेड और 84 सेंटीमीटर लॉन्ग ब्लू रिबन है। तो रेड जो है वो 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है और ब्लू रिबन जो है वो 84 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हमें बताना है कि इक्वल लेंथ के हैं, कितनी कितनी लेंथ के जो पीसेस है। इसने क्या करा, इस रिबन को इक्वल लेंथ के पीसेस में काट दिया, इक्वल लेंथ के पीसेस में काट दिया। तो हमसे पूछा है व्हाट इज द लेंथ, क्या लेंथ होगी हर एक पीस की? क्या लेंथ हो सकती है 10,000 सेंटीमीटर? अरे जब टोटली लेंथ 40 है, टोटली लेंथ 84 है, तो पीसेस की लेंथ 10,000 कैसे हो सकती है? ठीक है, कैसे करते हैं हम क्वेश्चंस को? कैसे करते हैं? सबसे पहले एक बहुत बड़ा या बहुत छोटा आंसर एज्यूम कर लेते हैं कि क्या एक बहुत बड़ा आंसर हो सकता है कि छोटी छोटी जो पीसेस है वो 10,000 सेंटीमीटर के हो जाए? क्या गिवन से बहुत बड़ा आंसर हो सकता है कि 10,000 सेंटीमीटर के पीसेस हो जाए? अरे टोटली 84 सेंटीमीटर का है, तो 10,000 सेंटीमीटर का एक पीस कैसे हो जाएगा कट के? तो गिवन से बड़ा आंसर पॉसिबल नहीं है। बड़ा आंसर अगर पॉसिबल नहीं है तो गिवन से छोटा आंसर पॉसिबल होगा। छोटे के लिए HCF निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? HCF निकाला जाता है। तो हमें HCF निकालना है किस किस का? 40 और 84 का। क्या आ रहा है 40 और 84 का HCF? 4 आ रहा होगा, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये अगर सेंटीमीटर में तो आंसर भी सेंटीमीटर में है। तो हमने HCF निकाला है 40 और 84 का और 4 इज द आंसर। कैसे तुम्हारा A और C आ रहा है बे? कैसे? अभी तो करा है ऐसा क्वेश्चन, है। देखो इन टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका ही ये है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। ठीक है जी, तरीका ही यही है। चलिए कि पहले एक बहुत बड़ा एज्यूम कर लेते हैं, अगर वो नहीं है तो छोटा आंसर होगा, या छोटा नहीं आ रहा है तो बड़ा आंसर होगा। सिंपल है। चलो ये वाला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें, दिमाग लगाना इसमें भी टाइम दे रहा हूं मैं तुम्हें। 1 मिनट का टाइम है। पोल लगा दो, पोल में तो तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मिल ही जाता है। चलो करो, दिमाग लगाओ। बहुत आसान है। अभी करें ऐसे क्वेश्चन, बहुत आसान है करना। एक बार दिमाग लगाओ। क्या आंसर आ रहा है जी? ओए होए, बी को 25% बच्चों ने आंसर दिया है और डी को भी बच्चों ने आंसर दिया है। बी और डी में, बीडी की आदत गंदी है बेटा, बी और डी में तुम्हारा चल रहा है। एक गार्डनर है जो कि 120 रोज जो है वो 120 है उसके पास, और 180 मैरीगोल्ड है। 180 मैरीगोल्ड के प्लांट्स हैं। इतने प्लांट्स जो हैं, इतने प्लांट्स, 120 प्लांट्स रोज के और 180 प्लांट्स मैरीगोल्ड के वो
रोज में प्लांट करना चाहता है। रोज का मतलब ऐसी रोज है उनमें वो प्लांट लगाना चाहता है, प्लांट लगाना चाहता है, प्लांट लगाना चाहता है। रोज में वो प्लांट लगाना चाहता है ना, इस तरह से रोज है उसमें प्लांट लगाना चाहता है। ठीक है, ईच रो हर एक रो में सेम नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे, हर एक रो में सेम नंबर ऑफ प्लांट होंगे। ठीक है, कि पहली रो है उसमें भी सेम, दूसरी रो में भी सेम, तीसरी रो में भी सेम, चौथी रो में भी सेम नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे हर रो में, और ओनली वन टाइप ऑफ प्लांट इन ईच रो। कि अगर ये रोज की रो है, अगर इसमें रोज हैं तो इसमें सारे रोज ही होंगे। अगर ये मारीगोल्ड है तो सारे मारीगोल्ड ही होंगे। अगर ये मारीगोल्ड है तो सारे सब में होंगे इक्वली। कि मान लो एक्स की वैल्यू आ रही है 10, तो इसमें अगर 10 प्लांट हैं और अगर रोज है तो सारे रोज होंगे। अगर इसमें 10 प्लांट मारीगोल्ड हैं तो सारे मारीगोल्ड होंगे। ऐसा मिक्स नहीं होगा कि इसमें 5 मारीगोल्ड 5 रोज, ये बोला गया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तुम कहोगे भैया ये तो बहुत आसान है, अभी इसका एक एक्सटेंडेड पार्ट है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आएगा, बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ठीक है, बस 5 मिनट अभी ध्यान से फोकस करना। बोला जा रहा है 120 पौधे रोज के हैं, 180 पौधे मारीगोल्ड के हैं। ठीक है, एक फार्मर है, एक गार्डनर है, जो कि इनको रोज में डालना चाहते हैं। सच दैट ईच रो हैज सेम नंबर ऑफ प्लांट, हर रो में सेम नंबर ऑफ प्लांट होंगे। कि भाई एक्स 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 सेम नंबर होंगे। मान लो ये नंबर 10 है तो हर रो में 10 10 10 10 प्लांट्स होंगे, और एक टाइप का ही प्लांट होगा ईच रो में। कि अगर इसमें 10 प्लांट रोज के हैं तो सारे रोज के होंगे। इसमें 10 प्लांट अगर मैरीगोल्ड के तो मैरीगोल्ड के होंगे। इसमें 10 अगर मैरीगोल्ड के तो मैरीगोल्ड के। इसमें 10 अगर रोज के तो सारे रोज होंगे, मिक्स नहीं होगा। तो सेम नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे और हर रो में सेम टाइप ऑफ प्लांट होगा, टाइप भी सेम ही रहेगा। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स? कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट प्लेस हो सकते हैं? अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया मैक्सिमम देखते मैंने सोचा HCF। ऐसे नहीं सोचना, सोचने का तरीका इससे तो सोचना ही नहीं है, ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। हम ऐसे सोचेंगे, क्या ऐसा हो सकता है कि हमें पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट दैट कैन बी प्लांटेड इन ईच रो, हर रो में कितने कितने, ये एक्स की वैल्यू पूछिए हमसे, ये एक्स की वैल्यू पूछिए कि हर रो में कितने 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 प्लांट्स होंगे, हर रो में कितने 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 प्लांट्स होंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है 10,000 प्लांट हो जाए? अरे टोटली जब 180 हैं, टोटली 120 हैं, तो 10,000 प्लांट कैसे हो जाएंगे? तो गिवन से बड़ा आंसर पॉसिबल नहीं है। तो मतलब गिवन से छोटा आंसर, छोटे आंसर के लिए हमें HCF निकालना होता है। छोटे आंसर के लिए HCF निकालना होता है। तो फाइनल आंसर विल बी HCF ऑफ 120 एंड 180। 120 प्लांट्स और 180 प्लांट्स का HCF निकालना है। तो HCF क्या आएगा? 120 और 180 का क्या आ रहा है HCF? क्या आ रहा है HCF? क्या आ रहा है HCF? है जी, क्या आ रहा है HCF? 60 आ रहा होगा, 60 आएगा। तो इन दोनों का HCF आ रहा है 60 प्लांट्स। तो इस x की वैल्यू जो है ये है 60। तो हर रो में 60 60 60 प्लांट्स होंगे। हर रो में 60 60 60 प्लांट्स होंगे। इस तरह से हर रो में 60 60 60 प्लांट्स हम डाल रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है कि हर रो में 60 60 60 प्लांट्स जो है ये होंगे। हर रो में 60 60 60 प्लांट्स होंगे। ठीक है, ठीक है। तो हमने HCF अगर प्लांट्स का निकाला, HCF के अंदर वैल्यू अगर प्लांट्स की डाली है, यूनिट अगर प्लांट्स की है, तो फाइनल आंसर भी प्लांट ही आएगा। तो 60 प्लांट्स हमें पता चल गए कि हर रो में 60 60 60 प्लांट्स होंगे। तो हमारा डी ऑप्शन इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? इजी है, इजी है, इजी है। कि अगर इसमें 60 प्लांट्स रोज के हैं तो सारे 60 रोज के होंगे। ये अगर मारीगोल्ड की रो है तो इसमें सारे मारीगोल्ड ही होंगे। इसमें अगर मारीगोल्ड की ये रो है तो 60 मारीगोल्ड ही होंगे। तो 60 60 60 60 प्लांट्स जो है हर रो में होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन था कि हमें बताने नंबर ऑफ प्लांट्स हर रो में कितने होंगे। इसी का सेकंड पार्ट है, इसी का एक्सटेंडेड पार्ट है, व्हाट आर द नंबर ऑफ रोज ऑफ ईच प्लांट इन द प्रीवियस क्वेश्चन। इसमें ऑप्शंस गलत है, ऑप्शंस ये नहीं है, ऑप्शंस मैंने गलती से सेम ही डाल दिए, ऑप्शंस ये नहीं है। हमसे पूछा है, पिछले में हमसे पूछा था कि हर रो में कितने प्लांट्स होंगे, तो मैंने कहा 60 प्लांट्स होंगे। हर रो में कितने प्लांट्स होंगे, मैंने कहा 60 प्लांट्स होंगे। अब पूछा है नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी ये बता दो। अब पूछा है नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी ये बताओ।
ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। पहली बात तो उन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि ईच रो में सेम नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे। वो सेम नंबर ऑफ प्लांट जो है, सेम नंबर ऑफ प्लांट्स वो तो पता चल गए। और वन टाइप ऑफ प्लांट इन ईच रो, एक रो में एक ही टाइप ऑफ प्लांट होगा। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, 60 60 60 60 60 इस तरह से रोज हैं। हमें बताना है कितनी रोज होंगी। तो कुछ रोज जो है वो रोज वाले प्लांट की होंगी और कुछ रोज जो है वो मैरीगोल्ड वाले प्लांट की होंगी, क्योंकि दोनों की अलग अलग रोज हैं। तो कुछ रोज जो होंगी वो मैरीगोल्ड की होंगी, कुछ रोज जो है वो रोज की होंगी, है ना। मिक्स नहीं कर सकते हम। अगर रोज के टोटल 120 प्लांट हैं तो फिर नंबर ऑफ रोज जो होंगी है ना, वो कितनी होंगी भाई। टोटल प्लांट 120 हैं, टोटल रोज कितने हैं, टोटल रोज के 120 प्लांट हैं और एक रो में 60 पौधे हैं। तो नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, टोटल प्लांट 120 और एक रो में 60, तो नंबर ऑफ रोज हो गई 6 2 12, 2 रोज होंगी। क्या मेरी बात समझ पाए? सिमिलरली अगर मैं मारीगोल्ड की बात करूं तो मारीगोल्ड के टोटल मारीगोल्ड के कितने हैं, 180 पौधे हैं और एक रो में अगर 60 पौधे हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ रोज की रोज, ठीक है। और यहां पे होगा नंबर ऑफ मारीगोल्ड की अगर नंबर ऑफ रोज की बात करें तो वो कितनी होंगी, टोटल प्लांट 180 और एक रो में 60 पौधे, तो 6 3 18, ये हो गया 3 रोज। ये हैं रोज के और ये हैं मारीगोल्ड के। समझ पाए मेरी बात? यहां पे ऐसा मत करना कि टोटल करके 120 प्लस 180 डिवाइड बाय 60 कर दिया, ऐसा मत करना, क्योंकि अलग अलग है दोनों की रोज, मिक्स नहीं है। इसलिए इसने क्वेश्चन में बोला था कि वन टाइप ऑफ प्लांट इन ईच रो, हर रो में अपने अपने टाइप के होंगे। तो रोज वाले के अलग रोज बनेंगी, मारीगोल्ड वाले की अलग मारीगोल्ड की रोज बनेंगी। क्या मेरी बात समझ पाए? हाँ, टोटल नंबर ऑफ रोज पूछा जाए तो 2 + 3 5 रोज होंगी, जिसमें 2 रोज की होंगी और 3 मारीगोल्ड की होंगी, ठीक है। हमसे यह भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि कितनी नंबर ऑफ रोज बनेंगी, हम कहेंगे 2 + 3 टोटल 5 नंबर ऑफ। तो हमसे टोटल नंबर ऑफ रोज भी पूछ सकता है तो हम इसको ऐड कर देंगे। हमसे इंडिविजुअल भी पूछ सकता है कि बताओ रोज की कितनी रो बनेंगी, तो हम कहेंगे रोज की जी 2 बनेंगी और मारीगोल्ड की 3 बनेंगी। क्या चीज समझ में आई? क्या क्वेश्चन समझ में आया? अब इसमें टेक अवेज क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है समझने की, ध्यान से समझना मेरी जान। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत। अभी मैं आगे 3-4 क्वेश्चन सेम टाइप के करवाऊंगा, बिल्कुल सेम टाइप के करवाऊंगा, पर अगर तुम्हें क्लिक कर गया ना तो वो 3-4 क्वेश्चन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। पहली चीज, फोकस, ध्यान से सुनना। पहली चीज जो मैंने तुम्हें पहले भी बताई और वापस बता रहा हूं, जिस चीज का HCF निकालोगे आंसर भी उसी का आएगा, जिस चीज का LCM निकालोगे आंसर भी। तो LCM या HCF अंदर जो डालोगे बाहर भी वही क्वांटिटी आएगी। LCM निकालो चाहे HCF निकालो, अगर प्लांट्स का निकालोगे तो प्लांट्स ही आएंगे, अगर सेंटीमीटर का निकालोगे तो सेंटीमीटर ही आएगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सेंटीमीटर का निकालोगे तो आंसर सेंटीमीटर में आएगा, मिनट्स का निकालोगे तो LCM या HCF निकालोगे तो फाइनल आंसर मिनट में आएगा। तो जिसका HCF या LCM निकालोगे वही आंसर आएगा, जिस क्वांटिटी का LCM या HCF निकालोगे उसी क्वांटिटी। ये पहली चीज है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी समझ में आएगी, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं इसको बार बार चिल्ला के बोल रहा हूं, अभी समझ में आएगा। पहली चीज समझ में आ गई। मैंने प्लांट का HCF निकाला था तो प्लांट के HCF से रोज नहीं पता चली कि कितनी रोज बनेंगी, ये नहीं पता चला। प्लांट का HCF निकाल रहे हैं तो आंसर भी नंबर ऑफ प्लांट्स ही आएगा। तो हमने HCF जब निकाला तो हमें पता चल गया कि भाई हर रो में 60 पौधे लग जाएंगे, हर रो में 60 पौधे लगेंगे, ठीक है। अब हमें पता करना था कि कितनी रोज बनेंगी, तो मैंने कहा यार 180 पौधे जो हैं वो रोज के हैं, तो टोटल 120 हैं और हर रो में अगर 60 है तो 2 रोज जो है वो बनेगी रोज के पौधे की। मारीगोल्ड की बात करें
तो 180 पौधे हैं मैरीगोल्ड के, तो टोटल पौधे 180 हैं और हर रो में 60 पौधे हैं, तो टोटल 180, हर रो में 60, तो टोटल 3 रोज बनेंगी मैरीगोल्ड की। तो इसमें आंसर तीनों तरह से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन तीनों तरह से हो सकता है, क्वेश्चन 3 टाइप का हो सकता है। नंबर ऑफ रोज ऑफ मैरीगोल्ड, और तीसरा टोटल नंबर ऑफ रोज पूछ ले बस। तीनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तीनों क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। तीनों के आंसर जल्दी लिखो, तीनों के आंसर जल्दी लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी जान। आगे सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, आगे सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, और ये चीजें बच्चों को समझ में नहीं आती हैं। अगर तुम्हें ये समझ में आ रही है तो तुम सही में इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ चुके हो। इस चैप्टर में सबसे कंफ्यूजिंग यही है, बच्चों को यही नहीं पता होता कि भैया HCF अगर प्लांट का निकाल रहे तो आंसर प्लांट ही आएगा, ये नहीं आता समझ में। तो हर रो में 60 पौधे हैं, टोटल पौधे अगर 120 हैं, रोज की बात कर रहा हूं, टोटल अगर 120 हैं और हर रो में अगर 60 है तो 120/60, टोटल रो कितनी आ गई, 2 रो आ गई। अगर मैरीगोल्ड की बात करें, टोटल पौधे अगर 180 हैं और हर रो में 60 पौधे हैं, तो टोटल पौधे अपॉन में एक रो में कितना पौधा है, उससे पता चल जाएगा कितनी नंबर ऑफ रोज हैं। ये तो समझ में आता है ना तुम्हें, इतनी कैलकुलेशन तो समझ में आती है ना, कि टोटल अपॉन में एक रो में कितने पौधे हैं, उससे पता चल जाएगा कितनी नंबर ऑफ रोज हैं। टोटल अपॉन में एक रो में अगर 60 पौधे हैं, एक रो में अगर 60 पौधे हैं, तो नंबर ऑफ रोज हमें पता चल जाएंगी। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो रोज की कितनी रो बन रही थी, रोज की हमारी 2 रो बन रही थी, 2 आंसर। मैरीगोल्ड की कितनी रो बन रही थी, 3 रो बन रही थी, 3 आंसर। टोटल नंबर ऑफ रोज 2 + 3 हो गया 5, तो इसका तीसरे का आंसर होगा 5। ठीक है, तीसरे का आंसर क्या होगा, 5। तो पहले का 2, दूसरे का 3, तीसरे का 5। क्लियर हुई मेरी बात? बहुत बढ़िया। अब आते हैं अपन एक और क्वेश्चन पे, समझना, अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बच कुछ नहीं करना है, तुम्हें नहीं लिखना है अभी, बिल्कुल नहीं लिखना, मैं देखने ही नहीं दूंगा तेरे को, मैं देखने ही नहीं दूंगा। हाँ अब सुन मेरी बात, ऐसे, हाँ ऐसे, अब सुन मेरी बात, तेरे को अभी सॉल्व नहीं करना है, अभी तेरे को सिर्फ देखना है, तेरे को आता भी हो जब भी तेरे को सॉल्व नहीं करना है। ये क्या बन गया मैं, फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी। तो सुन मेरी बात, मैं इसलिए तुम्हें छुपा रहा हूं, क्यों छुपा रहा हूं, सुनियो। तेरे को आता भी है जब भी मत सॉल्व कर, बस देख, अभी बस देख, ठीक है? आता भी है तब भी सॉल्व नहीं करना है, बस देखना, ठीक है? प्रॉमिस पिंकी प्रॉमिस। चल, आता भी हो तब भी मत सॉल्व करो, बस अभी देखो, क्योंकि अगर आगे वाले में तुम्हें मैं अपॉर्चुनिटी दूंगा सॉल्व करने की। चल, ध्यान से देखना, अभी मत सॉल्व करना, सिर्फ देखो। पेन रख दो साइड में, नहीं रखा ना तूने पेन, नहीं मानता ना तू मेरी बात। देख, बोला जा रहा है एक मर्चेंट है जिसके पास 420 एप्पल हैं, 130 मैंगोज हैं। ध्यान से देखियो, एप्पल कितने हैं, 420, एप्पल के 420 फ्रूट्स हैं, और मैंगोज के कितने फ्रूट्स हैं, 130 फ्रूट्स हैं मैंगोज के। क्या मेरी बात समझ में आई? ये फ्रूट्स दे रखे हैं हमें, फ्रूट्स है ना, एप्पल है 420 फ्रूट्स और मैंगो है 130 फ्रूट्स। ध्यान से समझियो, बोला जा रहा है ही वांट्स टू पैक देम इनटू बॉक्सेस, कुछ बॉक्सेस में इन्हें पैक करना है, सच दैट हर बॉक्स में सेम नंबर ऑफ फ्रूट होंगे, बिल्कुल पिछले जैसा ही, कि हर बॉक्स जो है, हर बॉक्स में सेम नंबर ऑफ फ्रूट होंगे, है ना, ऑफ ओनली वन टाइप। ये भी बोल दिया, फ्रूट जो है वो ओनली वन टाइप के होंगे, कि अगर इसमें 10 फ्रूट है, मान लो x की वैल्यू 10 आ रही है, कि भाई 10 फ्रूट्स आ रहे हैं, तो इसमें अगर 10 फ्रूट हैं तो वो 10 एक ही टाइप के होंगे, या तो 10 के 10 एप्पल होंगे या 10 के 10 मैंगो होंगे, मिक्सचर नहीं होगा। इसमें भी 10 के 10 या तो मैंगो या 10 के 10 एप्पल, 10 के 10 या तो मैंगो या 10 के 10 एप्पल। तो बोला जा रहा है ईच बॉक्स हैज सेम नंबर ऑफ फ्रूट ऑफ ओनली वन टाइप एंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस इज मिनिमम पॉसिबल, फाइंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस। पहले हम बताना नंबर ऑफ बॉक्सेस बताओ। देखना ध्यान से, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा है नंबर ऑफ बॉक्सेस बताओ, और नंबर ऑफ फ्रूट इन ईच बॉक्सेस, और नंबर ऑफ फ्रूट इन ईच बॉक्स बताओ।
ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इसने क्वेश्चन को उल्टा कर दिया। इसने पहले वो पूछ लिया जो हमने पिछले क्वेश्चन में बाद में निकाला था। जैसे पिछले में हमने नंबर ऑफ रोज बाद में निकाली थी ना, पहले हमने निकाल लिया था कि हर रो में कितने पौधे होंगे। पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, रोज और मारीगोल्ड वाले की। इसने बस उल्टा कर दिया कंफ्यूज करने के लिए। पहले नंबर ऑफ बॉक्सेस पूछ लिए, फिर नंबर ऑफ फ्रूट्स। हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो आंसर निकालेंगे सीधे। हम पहले ये निकाल लेंगे फिर ये निकालेंगे। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? फिर से समझना, देखना देखना। 420 फ्रूट है एप्पल, 130 फ्रूट है मैंगो, ठीक है। डब्बों में डाल दिया जिससे हर डब्बे में सेम नंबर ऑफ फ्रूट होंगे और एक ही टाइप का होगा, ठीक है ठीक है। क्या एक डब्बे में 10,000 फ्रूट्स हो सकते हैं? अरे भैया टोटल इतने से हैं, तो एक डब्बे में 10,000 फ्रूट्स तो नहीं हो सकते। तो गिवन से बड़ा आंसर नहीं होगा, तो गिवन से छोटा आंसर होगा। छोटा का मतलब HCF निकालेंगे, मतलब कि HCF ऑफ क्या 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 420 फ्रूट्स एंड 130 फ्रूट्स। बताना HCF क्या आ रहा है, 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 HCF क्या आ रहा है, HCF क्या आ रहा है 10। HCF क्या आ रहा है 420 का और 130 का HCF बताओ यार। तुम फिर तुमने करने लग गए क्वेश्चन। मैं तुम्हें बोल रहा था क्वेश्चन मत करना, अभी तुम HCF की बात करो। 55 पक्का 55 आ रहा है HCF, 55 आ रहा है HCF, 55 आ रहा है ना HCF। दस आ रहा है, मैं तुमसे HCF पूछ रहा हूं। 10 आ रहा है पक्का। 420 और 130 का HCF क्या आ रहा है? जितना बोला जाता है उतना नहीं करते ना, फिर अपना दिमाग लगाते हो तुम। मैंने तुम्हें बोला था मत करना। पक्का 10 आ रहा है या निकाल के देख लें? निकाल के देख लें। 420 का 2 से काटते यार। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 1 2 2 2 3 और 5, ये आ रहा है अपना। तो कितना आ रहा है ये है 2 टू द 4, 4 3 12 और 12 पंजे 60। 10 कैसे आ रहा है HCF? बारह पचे 55, HCF 10 कैसे आ रहा है? अच्छा 130 है, 130 है। 420 और 130 है। अच्छा ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब समझ गया, मैं समझ गया, ठीक है। तो 2 कॉमन आ रहा है और 5 कॉमन आ रहा है, 5 2 10, ठीक है। HCF आ रहा है 10, चलो ठीक है ठीक है। HCF कितना आ रहा है? HCF आ रहा है हमारा 10। ये 10 क्या है? ये 10 क्या है? क्या ये नंबर ऑफ बॉक्सेस है? ये 10 क्या है? पहले ये बताओ, पहले ये बताओ, ये 10 क्या है? ये 10 क्या है? क्या ये नंबर ऑफ बॉक्सेस आए हैं? अगर मैं फ्रूट का HCF निकालूंगा तो आंसर भी तो फ्रूट्स ही आएगा। तो हमारा पहला आंसर क्या आ चुका है? इन दोनों में से पहला आ गया नंबर ऑफ फ्रूट्स। ये आंसर मिल गया हमें, 10 फ्रूट्स इन ईच बॉक्स, ये मिल गया। तो पहले हमारा आंसर ये आ गया। दिक्कत क्या होती है, बच्चों को ये पता ही नहीं होता। वो क्या करते हैं, अच्छा 420 और 130 का एलसीएम 10 आ रहा है, HCF 10 आ रहा है, वो सोचते हैं 10 नंबर ऑफ बॉक्सेस है। अरे फ्रूट का HCF निकालोगे तो फ्रूट का ही तो HCF निकलेगा। अगर इनपुट फ्रूट दोगे तो आउटपुट भी तो फ्रूट ही निकलेगा। तो पहले हमारा इसमें, इसलिए क्वेश्चन ये उल्टा पूछते हैं, पहले नंबर ऑफ बॉक्सेस फिर नंबर ऑफ फ्रूट्स। तो क्या आया? नंबर ऑफ फ्रूट्स आ गए हमारा। क्या आ गए हमारे? नंबर ऑफ फ्रूट्स आ गए कि 10 फ्रूट होंगे हर बॉक्स में। ध्यान से समझना क्या होगा,
10 फ्रूट होंगे हर बॉक्स में, हर बॉक्स में 10 फ्रूट होंगे, हर बॉक्स में 10, हर बॉक्स में 10 फ्रूट होंगे। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस पूछ लिए। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस, टोटल नंबर पूछ लिए। तो यहां पे हम दोनों के अलग अलग भी निकाल सकते हैं, साथ में भी निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अपन अलग अलग निकाल लेते हैं। ध्यान से देखना, फिर उसको ऐड कर देंगे। ध्यान से देखना, हर बॉक्स में 10 10 10 फ्रूट है। तो अगर मैं मैंगो की बात करूं या एप्पल की बात करूं, एप्पल के कितने हैं, एप्पल टोटल है अपने 420, 420 टोटल है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉक्स ऑफ एप्पल कितने होंगे, एप्पल के बॉक्सेस कितने होंगे भाई, टोटल 420 एप्पल हैं और हर डब्बे में 10 10 10 एप्पल हैं, तो कितने हो गए, 42 बॉक्स हो गए, किसके, एप्पल के। अगर मैं बात करूं सिमिलरली मैंगो की, तो मैंगो टोटल 130 टोटल है। तो नंबर ऑफ बॉक्स की बात करें किसके, मैंगोज के, तो टोटल 130 है और हर डब्बे में कितने मैंगो हैं, 10 मैंगो हैं, तो ये कट के आ गया 13 बॉक्स हो गए किसके, मैंगोज के, 13 बॉक्स हो गए मैंगोज के। तो देयरफॉर टोटल बॉक्स कितने हो गए, टोटल बॉक्स कितने हो गए भाई, 42 इसके और 13 इसके, तो 42 प्लस 13 ये हो गया 55। तो 55 बॉक्सेस जो हैं इतने टोटल है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस जो हैं वो हो गए अपने, यहां पे आ गया हमारा आंसर 55। बस यही चीज समझनी थी जो तुमने कर दिया, यही चीज समझनी थी। ये चीज समझने के लिए तुम्हें क्या समझ में आना चाहिए, पहली बात तो क्या निकालोगे, एचसीएफ या एलसीएम, वो तो तुम की बड़ा आंसर निकालना है, छोटा निकालना है, छोटा निकालना था तो एचसीएफ। फ्रूट्स का एचसीएफ निकालोगे तो आंसर भी फ्रूट्स ही आएगा। तो पहला आंसर हमारा ये आ गया था जो इसने क्वेश्चन में बाद में पूछा था, क्वेश्चन में उसने बाद में पूछा था नंबर ऑफ फ्रूट्स इन ईच बॉक्स, पर पहला हमारा आंसर ये आ गया कि 10 फ्रूट इन ईच बॉक्स। तो हर बॉक्स में 10 10 10 फ्रूट। अब हमें निकालने कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो कैसे निकालेंगे, टोटल अपॉन में एक बॉक्स में कितने हैं उससे नंबर ऑफ बॉक्सेस, टोटल मैंगो अपॉन में एक बॉक्स में 10 मैंगो है तो टोटल मैंगो के बॉक्सेस, ऐड कर दो दोनों के तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस आ गए। ठीक है, ठीक है, तो ये एप्पल के बॉक्सेस थे और ये मैंगो के बॉक्सेस थे। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या मेरी बात समझ में आई। चलो अब ध्यान से देखना एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए मैं तुम्हें 1 मिनट का टाइम देता हूं या 2 मिनट का टाइम देता हूं, दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, दिमाग लगाना, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, जल्दी करना। और सुनो, अगर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं क्लास में फिर मैं पिट्टी विट्टी भी कर देता हूं, रैपट मारता हूं सीधा, छुट्टी वुट्टी भी बाद में। अब मजा तो आ रहा है यार क्लास में, तुम्हें छुट्टी छुट्टी पे लगे रहते हो। ध्यान से करो, दिमाग लगाओ। ठीक है, जब मैं 2 मिनट दे रहा हूं तो 2 मिनट इसलिए नहीं दे रहा कि तू बैठ के बस मजे कर रहा है, दिमाग लगा, क्लास में सॉल्व करने की कोशिश कर। अगर तूने क्लास में सॉल्व कर दिया ना तो दिमाग में छप जाएगा ये, फिर कभी नहीं हटेगा। 2 क्वेश्चन कर लिया, तीसरा क्वेश्चन है उस टाइप का, कर एक बार ट्राई कर, अटेम्प्ट करा करो। आंसर सही आए ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता, तो अटेम्प्ट कर रहे हो उससे फर्क पड़ता है। करा जी, करा करा ट्राई, करा ट्राई, देखते हैं। बोला जा रहा है
एक स्कूल है जिसको बच्चों को पिकनिक लेके जाना है, क्यों आफत मॉल ले रहा है स्कूल, क्यों आफत ले रहा है स्कूल, पिकनिक ले जा रहा है बच्चों को, परेशान हो गए खुद ही। देखो बॉयज जो है नंबर ऑफ बॉयज की अगर मैं बात करूं तो 168 बॉयज हैं, ठीक है, 168 बॉयज हैं। और गर्ल्स की अगर मैं बात करूं तो गर्ल्स कितने हैं, 252 गर्ल्स हैं, ठीक है। 168 नंबर ऑफ बॉयज हैं और 252 नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, ठीक है। टीचर वांट्स टू डिवाइड देम इनटू ग्रुप्स, टीचर जो है इनको ग्रुप में डिवाइड करना चाहता है, सच दैट ईच ग्रुप हैज इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड एन इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इज मैक्सिमम, ठीक है। ग्रुप्स बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, और हर ग्रुप में वही है बिल्कुल सेम जैसा हमने पिछला कर रहा था कि अगर हर ग्रुप में x x x x x नंबर ऑफ पीपल हैं, x नंबर ऑफ पीपल हैं, तो वो x के x या तो बॉयज या x के x गर्ल्स होंगी, मिक्स नहीं होगा, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये इस तरह का है। अब हमसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स, कितने ग्रुप बनेंगे और हर ग्रुप में कितने बॉयज और गर्ल्स होंगे ईच ग्रुप में, ये पूछा है, ठीक है। क्या 10,000 हो सकता है आंसर, है ना। ये पीपल है, नंबर ऑफ पीपल की बात हो रही है यहां पे, ध्यान से देखना, ये नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ पर्सन की बात हो रही है। वो पर्सन यहाँ पे बॉयज और यहाँ पे गर्ल्स हैं, पीपल लिख दो या पर्सन लिख दो, ठीक है। तो क्या 10,000 लोग हो जाएं एक ग्रुप में, ये पॉसिबल है? तो गिवन से बड़ा आंसर पॉसिबल यहां नहीं है ना। टोटल इतने से हैं तो 10,000 कैसे हो जाएगा, तो हमें गिवन से छोटा आंसर चाहिए। अब छोटे आंसर के लिए क्या निकालेंगे हम, HCF निकालेंगे। तो किसका HCF निकालेंगे हम, HCF निकालेंगे हम 168 का और 252% का। तो अगर लोगों का HCF निकालेंगे तो आंसर भी लोग ही आएंगे। कितना आ रहा है HCF, कितना आ रहा है HCF, कितना आ रहा है HCF दोनों का, 84 आ रहा है HCF, 84 आ रहा है HCF। तो 84% इन ईच ग्रुप, समझ पा रहे हो। तो इसमें भी हमारा सेकंड वाला आंसर पहले आ गया, 84% होंगे इन ईच ग्रुप, समझ पा रहे हो। तो ऐसे होगा कि 84 पहले ग्रुप में, फिर 84 दूसरे ग्रुप में, फिर 84 तीसरे ग्रुप में, फिर 84 दूसरे ग्रुप में, इस तरह से ग्रुप्स डिवाइड हुए हैं। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स कैसे निकालेंगे, तो पहले सेकंड का आंसर आ गया, सेकंड पार्ट का आंसर पहले आ गया, सेकंड पार्ट का आंसर पहले आ गया कि हर ग्रुप में 84% होंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बनेंगे, फर्स्ट पार्ट अगर हम करें नंबर ऑफ ग्रुप्स की अगर बात करें, नंबर ऑफ ग्रुप्स कैसे बचेंगे पता चलेगा। अब देखो टोटल बॉयज कितने हैं, टोटल बॉयज हैं जी 168। इन ईच ग्रुप कितने हैं, हर ग्रुप में बॉयज हर ग्रुप कितने हैं, 84 का ग्रुप है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ग्रुप क्या होगा, नंबर ऑफ ग्रुप क्या होगा भाई, टोटल बॉयज 168 में हैं, हर ग्रुप में 84 है, हर ग्रुप में कितने 84 है, तो नंबर ऑफ ग्रुप कितना होगा 168 अपॉन 84, है ना, 168 अपॉन 84 यही होगा, 168 है ना, 168 अपॉन 84 यही है ना। तो कितना हो गया 84 2 जा, तो यहां से आ गया 2 ग्रुप बनेंगे किसके, बॉयज के, 2 ग्रुप बॉयज का है। और अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो टोटल गर्ल्स कितनी है, टोटल गर्ल्स है हमारी 252 गर्ल्स हैं, और ईच ग्रुप में कितनी है, इन ईच ग्रुप, और हर ग्रुप में कितने कितने 84 हैं। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ग्रुप कितने होंगे, नंबर ऑफ ग्रुप कितने बनेंगे, टोटल अपॉन में हर ग्रुप में 84, 4 3 जा 12 है ना, 84 3 जा 252, तो देयरफॉर 3 गर्ल्स का ग्रुप बनेगा, है ना, 3 गर्ल्स के ग्रुप बनेंगे। तो हमें क्या पूछा है, हमसे तो पूछा है नंबर ऑफ ग्रुप्स बताओ टोटल, गर्ल्स और बॉयज का अलग अलग नहीं पूछा, हम तो अलग अलग निकाल लेते हैं, इससे अगर पूछ ले तो बता देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बनेंगे, 2 बॉयज के थे 3 गर्ल्स के थे, तो आ गया 5 ग्रुप्स इज आंसर। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो इसमें पहले सेकंड पार्ट का आंसर आ गया था हमारा कि 84% इन ईच ग्रुप, और टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स हमसे ही देखो, इसने टोटल नंबर ऑफ ग्रुप पूछ लिया। अगर ये हमसे ये भी पूछ लेता ना कि बॉयज के कितने ग्रुप बनेंगे, इंडिविजुअली पूछ लेता कि इंडिविजुअल बताओ बॉयज के कितने बनेंगे, इंडिविजुअल बताओ गर्ल्स के कितने बनेंगे, हम तो वो भी बता सकते हैं। हम तो उस तरह की तैयारी कर रहे हैं, इसने तो टोटल पूछा है, चलो टोटल बता दिया, पर हम तो इंडिविजुअल भी बता सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है मेरी जान, क्लियर है मेरी जान।
ठीक है जी। चलिए, इसी तरीके से एक क्वेश्चन है जो तुम्हें हम होमवर्क में दे रहे हैं, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो अभी तक हमने करा है, जो अभी तक हम कर रहे हैं ना, ये नंबर ऑफ ग्रुप्स, ये बनाओ वो बनाओ, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। बस उसको इन्होंने केस बेस के फॉर्म में कर दिया, पैराग्राफ के फॉर्म में कर दिया, एक सिचुएशन के फॉर्म में कर दिया कि एक इंटरनेशनल बुक डे बनाया जाता है, उसमें नंबर ऑफ बुक्स ये होती हैं, उनके कुछ टैग्स बनाए जाते हैं। तो जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे थे ना, बस उनको इन्होंने किसमें कर दिया, केस बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म में कर दिया। ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हें करना है, ठीक है। अब होमवर्क करना कैसे है, ध्यान से सुनना मेरी जान, ध्यान से सुनना मेरी जान, बहुत इंपॉर्टेंट। जो बच्चे आरंभ में मेरे से पढ़ते थे, आरंभ बैच में, उनको पता होगा, जो नहीं पढ़ते थे, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं तुम्हें, फिर बोल रहा हूं। अभय बैच से टॉपर्स निकले हैं, आज तक निकले हैं, आगे भी निकलेंगे, तू बन सकता है। बस जो मैं चीज कह रहा हूं उसको लकीर मान के फॉलो कर ले, लकीर मान के फॉलो कर ले। तेरा आफ्टर क्लास का शेड्यूल क्या होना चाहिए, मैं तेरे को बताता हूं, देख। आफ्टर क्लास का शेड्यूल क्या होना चाहिए, अब ध्यान से देखियो। अगर जो मैं कह रहा हूं, मैं तेरे से नहीं बोल रहा ये सैंपल पेपर कर, वो सैंपल पेपर कर, ये बुक कर, वो बुक कर, कुछ नहीं करना, बस जितना करवा रहा हूं उतना करना है। एक क्वेश्चन इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं करना, बस मैं जितना बता रहा हूं उतना करना है, बस कुछ भी नहीं करना, कोई बुक नहीं करनी। तेरे को फोमो होगा कि वो तो ये बुक कर रहा है भैया, वो तो ये बुक कर रही है भैया, ये विश्वास रख यार, लाए है ना पिछले 2 साल से रैंक 1, तो विश्वास रख, बस तू ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं बस उतने पे फोकस कर। आफ्टर क्लास का शेड्यूल क्या होगा तेरा, ध्यान से सुनियो। सबसे पहली चीज है तेरे नोट्स रिवाइज। अब नोट्स रिवाइज होते कैसे हैं, डायरेक्टली होमवर्क पे जंप मत करियो, पहले नोट्स रिवाइज। नोट्स रिवाइज का मतलब क्या होता है, नोट्स रिवाइज का मतलब ये होता है कि तेरे को क्लास के बाद जितने भी क्वेश्चन हमने यहां करे हैं, एक रफ कॉपी उठाइयो, है ना, आंसर छिपा लियो और खाली क्वेश्चन पढ़ के उसको खुद सॉल्व करियो। ये होता है नोट्स का रिवीजन मैथमेटिक्स में। पढ़ना नोट्स का रिवीजन नहीं होता कि तुमने उठाए नोट्स, ठीक है, या पीपीटी उठाई, हाँ ठीक है, नहीं। जो क्वेश्चन हमने क्लास में करे हैं उनको बिना देखे अपने आप सॉल्व करना है रफ कॉपी में। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर छुपा लेना है और खुद सॉल्व करना है। चाहे पीपीटी से देख के कर या नोट्स बना रहा है साथ साथ में उससे कर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। पीपीटी में क्या करियो, हाथ से छुपा लियो आंसर और सॉल्व करियो। पहला काम ये है, मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता रहा हूं, उल्टा सीधा मत करियो। फर्स्ट स्टेप ये है, फर्स्ट स्टेप के बाद देन सेकंड स्टेप है होमवर्क कर। सेकंड स्टेप में होमवर्क के क्वेश्चंस कर। अब जैसे आज भी मैं डीपीपी नहीं दे रहा हूं, डीपीपी के लिए अभी अगले क्लास के बाद हम देंगे, या दे देता हूं, चलो डीपीपी दे देता हूं। रात तक डीपीपी डल जाएगी, ठीक है, रात तक डीपीपी डल जाएगी, रात को या कल सुबह तक डल जाएगी, वो उसको सॉल्व कर लेना। अब होमवर्क के क्वेश्चंस हैं। अब होमवर्क भी 2 तरह के होंगे तेरे, होमवर्क भी 2 तरह के होंगे, जो क्लास के क्वेश्चंस हैं, जो इन क्लास क्वेश्चंस हमने करे हैं, जैसे अभी मैंने दिया है तुम्हें, ये वाला क्या है, ये इन क्लास क्वेश्चन है, ये क्लास के बीच में, तो इसको तो तू अपने क्लास नोट्स में ही करियो अटेम्प्ट, क्लास नोट्स में ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। एक मैं तेरे को दूंगा डीपीपी। डीपीपी मतलब होता है वर्कशीट टाइप, कुछ 5-6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, इनको तेरे को एक अलग कॉपी में करना है, डीपीपी की अलग नोटबुक बनानी है बस। तो 2 नोटबुक बनेंगी, एक बनेंगी क्लास नोट्स और एक बनेगी डीपीपी, बस 2 नोटबुक बननी है। ये थोड़ी मोटी बनेगी, ये तुम पतली भी बना सकते हो, 10, 12, 15 रुपए की जो आती है उससे, ठीक है, क्लियर है। 2 नोटबुक बननी है, एक क्लास नोट्स की जो कि हम करे जा रहे हैं, सॉल्व करते हैं, ये करते हैं, सजाना पजाना नहीं है, सजाने वजाने का स्केच पेन लो, ये लो वो लो, उससे नहीं करना, बस लिखो, इतना लिखो, इस हिसाब से लिखो तुम्हें समझ में आए, ठीक है, कहीं नंबर नहीं मिल रहे उसके। एक क्लास नोट्स की नोटबुक बनेगी जिसमें क्लास नोट्स वाले सवाल अगर होमवर्क है तो वो होंगे, या क्लास नोट्स में जो मैं करवा रहा हूँ रोज वो होगा, और एक बनेगी डीपीपी की। डीपीपी की नोटबुक जो है उसमें डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये आज रात तक या कल मॉर्निंग तक तुम्हें मिल जाएगा, इसको सॉल्व करके आना। जब तुम इसे सॉल्व करके आओगे तो कल की क्लास में एंड में हम इसको डिस्कस करेंगे। क्लास के एंड का 10-15 मिनट हम निकालते हैं, फिर उसमें जो तुम्हारे डाउट्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है मेरी जान। 45 दिन है, इन 45 दिन में हाँ हंसी मजाक भी होगी, मस्ती मजाक भी होगा, पर सीरियसनेस ज्यादा रहेगी, सीरियसनेस ज्यादा रहेगी। आरंभ बैच में क्या होता था, हमारे पास टाइम पूरे साल का था, तो हम हंसी मजाक भी करते थे, गाने भी बजाते थे, बहुत चीजें करते थे। गाने हम यहाँ भी बजाएंगे, हंसी मजाक हम यहाँ भी करेंगे, बातचीत हम यहाँ भी करेंगे, बट थोड़ा कम, थोड़ी कम, क्योंकि हमें यहाँ पे सीरियस रह के थोड़ा सिलेबस को अच्छे से कवर करना है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर करने हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस कवर करने हैं, ठीक है।
भैया स्टोरी सुना दो कोई स्टोरी, कल मैं ध्यान कुछ लेके आऊंगा। अभी तो क्या है तुम्हारे, हमारा पूरा दिन बस इसी में जाता है, पूरा दिन हमारा सिर्फ इसी में जाता है कि तुम्हारी पीपीटी में कंटेंट क्या डालना है, क्लास में कौन से क्वेश्चन होने चाहिए, डीपीपी में कौन से क्वेश्चन होने चाहिए, टेस्ट में कौन से, सारा दिमाग बस इसी में जाता है बस पूरे दिन। तो इसलिए अभी कोई स्टोरी दिमाग में आ नहीं रही है, वरना स्टोरीज भी शुरू करेंगे, है ना, क्लास की कहानियां शुरू करेंगे कुछ। ठीक है, ठीक है जी। ब्रह्मास्त्र भी आ जाएगा यार, जिनका नहीं है, मैक्सिमम बच्चों को पहुंच गया, जिन बच्चों का नहीं पहुंचा उनको पहुंच जाएगा, टेंशन मतलब 15 तारीख से ही हो जाए, अभी बहुत टाइम है उसका। ठीक है, अभी ये चैप्टर नहीं खत्म हुआ है, अभी ये चैप्टर नहीं खत्म हुआ है, इसमें भी बचा है, बहुत कुछ बचा है। देखो यहाँ पे आगे बचा है इरेशनैलिटी, जो है अगला टॉपिक है, इरेशनैलिटी अभी पूरा बचा हुआ है। तो आई होप ये कल वाली क्लास में अपना खत्म हो जाएगा। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, खाना खा लो। अभी मैं खाना खा लेता हूँ। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, ये कर लेना, डीपीपी सुबह तक आ जाएगी, वो कर लेना। चेक करते रहना ऐप पे, ऐप पे जो सेक्शन होता है ना, जहाँ पे वीडियो, जब तुम जाओगे मैथ्स का कंटेंट में तुम जाते हो, वहाँ पे पीडीएफ होता है, क्लास नोट्स होते हैं, वीडियो होती है, वहाँ पे डीपीपी का एक सेक्शन बन जाएगा, वहाँ डीपीपी आ जाएगी। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ।